22 साल का लड़का था और 750-800 करोड़ तो उसके अकाउंट में मिले थे। 3700 करोड़ का फ्रॉड था टोटल। सोचिए आप, 22 साल का लड़का 3700 करोड़ कलेक्ट कर लिया उसने। अभी एक नोएडा से पकड़ा भी पिछले दो हफ्ते पहले, एक बंदा 15-16 लड़कियों की संग शादियाँ प्लान करके बैठा हुआ था। इतना दिमाग चलाते तो कुछ और कर लो। कह रहा इस दिमाग के संग मैं कुछ भी और करूंगा ना तो इतना नहीं कमा सकता। ये इन्वेस्टमेंट बहुत रिटर्न दे रहा है। था। मैंने कितना कमा लेते तो उसने एवरेज बताया था कि हम लोग भैया 10 से 15 लाख रुपए एवरेज महीने का पीट लेता है एक बंदा। कई सारे ऐसे टूल हैं जो रिमोट एक्सेस दे देते हैं, जैसे कि एक टूल है एयर ड्रॉइड करके। ओके, वो आपके फ़ोन में किसी ने इंस्टॉल कर दिया तो वो रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। कॉल फॉरवर्डिंग सेट हुई तो आपका ओटीपी उसको जाने लगा, कॉल के थ्रू चला कॉम्प्रोमाइज कर। कॉल मर्जिंग से भी ओटीपी निकल जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। वॉइस मेल सेटअप करके भी निकल जाता है। मुझे कोई ईमेल आई है, मेरे उनके नाम से वेबसाइट होगी तो उसमें कोई कॉन्टैक्ट ईमेल होगा और उसमें किसी लड़की ने लिखा है कि आज रात वो सुसाइड करने वाली है। ओके, तो कोई सज्जन आए, मिले होटल में बैठे मेरे, अमित जी तो सुना है आपके बारे में, आप ऐसे ऐसे करते हैं, बताइए। हमारे कुछ बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं इंडिया में, तो हेल्प करा सकते हैं। ओके। तो मैंने ऐसे कितने बैंक अकाउंट हैं आपके जो फ्रीज हो गए? कहते सर हो जाते हैं महीने में 150-200 अकाउंट फ्रीज। मैंने भाई ऐसा कैसा धंधा है तुम्हारा जिसमें 150-200 अकाउंट चलाते हो? सुंदर पिचाई का ही एक इंटरव्यू है जो पार्लियामेंट में हुआ है, वीडियो काफ़ी वायरल होता है। उनसे ऐसे सवाल पूछे गए, क्या आप हमें 24 घंटे सुनते हैं, आप इस डेटा का क्या करते हैं, क्या आपको पता है कि रात में किस होटल में रुका था? तो उसने 90% के आंसर यस ही दिया। मैं आपको बताऊंगा स्नैपचैट से कैसे आपका दिमाग खेल लिया जाता है, या डिस्कॉर्ड से कैसे खेल लिया जाता है, या इंस्टाग्राम से कैसे खेला जाता है। और नॉट बिकॉज कि आई वॉन्ट टू स्केयर यू, पर जब आप जानोगे कि ये फीचर है और वहीं से निकला लूंगा मैं, तो आप हिल जाओगे, यार ये तो मैंने सोचा नहीं था कि यार ये फीचर इसलिए क्यों हुआ, और उसका इम्पैक्ट टीनेज पे कैसे पड़ता है। अक्सर स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चे माँ बाप से बात करना बंद कर दिए। टीनेज बच्चे 14-15 साल के बड़े बड़े स्कूलों से आते हैं। एआई एक इतने बड़े मेनस के रूप में उनके सामने आ जाएगा कि वो कहेंगे यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरा असली बच्चा ये है कि ये। और आप एलेक्सा से पूछिए हु एम आई, तो बता देगा आप कौन है। बिल्कुल सर, बता आपके 3 शब्द सुनकर वो आपको पहचान लेता है कि आप कौन हो। ऐसा कौन सा डेटाबेस है वर्ल्ड वाइड जो किसी व्यक्ति के 3 शब्द सुन के उसको तुरंत पहचान ले? केसेस बताऊंगा जो फिटबिट से सॉल्व हुए, एलेक्सा से सॉल्व हुए, स्मार्ट वॉचेस और जो स्मार्ट शूज़ हैं, या जितने भी गैजेट्स आ रहे हैं हमारे IoT गैजेट्स, उनसे कैसे से सॉल्व। इस सीरीज के 5वें एपिसोड में आज फिर से मेरे साथ हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे। अमित सर वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू याज भाई, बहुत सर बड़ा पसंद आ रही है सीरीज सबको और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हमने हैकिंग से लेके डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे जो आपकी स्टोरीज है साइबर क्राइम पे वो सब डिस्कस की। लास्ट एपिसोड में हमने सर बात कर रहे थे, हम जहाँ हमने छोड़ा था वो डेटा के बारे में कि कैसे डेटा कंट्रोल होता है। तो सर उसी पर स्टार्ट करेंगे वहीं से, क्योंकि काफ़ी सारा मतलब इंटरेस्ट लोगों का वहाँ पर भी था। तो सर एक चीज़ बताएं कि अभी के सिचुएशन अगर आप देखें डेटा कंट्रोल हो रहा है, हम ये जानते हैं, लेकिन अगर पहले से कंपेयर करें, अब ये एक थ्योरी ये भी आने लगी है कि पहले जो कंट्रीज थे वो एक दूसरे को इन्वेड करते थे तो उससे पावर इकट्ठी होती है, भाई एक पावरफुल कंट्री है वो दूसरों को इन्वेड करेगा। और अभी सिचुएशन ये हो गई है कि जिसके पास सारा डेटा है वो सबको कंट्रोल करेगा। तो अब डेटा के थ्रू ये सब काम चल रहा है कंट्रोल करने का। देखिए सोच 2001 या 2 के आसपास डेवलप हो गई थी। और यदि आप गौर से नोटिस करोगे तो चाइना का डेटा किसी के पास भी नहीं है। चाइना ने हमेशा प्लानिंग ऐसे करके रखी कि ना उनका सर्च इंजन दूसरों का है, जो व्हाट्सएप है वो वीचैट है, जो फेसबुक है वो भी उनका अपना है, सोशल मीडिया। तो हर एक एप्लीकेशन जो दुनिया में एज ए नीड खड़ी हो रही थी उसकी एक क्लोनिंग एप्लीकेशन उन्होंने डेवलप की और अपने ऑडियंस को या अपने पॉपुलेशन को ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। ओके। और वो डेटा उनका बाहर नहीं गया, वो डेटा उनके पास ही है। तो ये बहुत बहुत प्रोएक्टिव सोच थी और इसकी वजह से बाकी सारे देशों का डेटा उनके पास है। उनकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो दुनिया यूज़ कर रही है, जैसे टिकटॉक के बारे में सारे जानते हैं, वीचैट भी सारे जानते हैं, कैम स्कैनर है, बहुत सारी जो करीब 160 एप्लीकेशन भारत ने बैन की थी वो सारी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। हर एक जो कंपनी है वो यूनिकॉर्न से तो ऊपर ही होगी, कई की वैल्यूएशन 250-300 बिलियन से भी ऊपर है। तो ये सारी कंपनीज क्यों कमा रही हैं? फ्री एप्लीकेशन है, बिल्कुल कमा इसलिए रही क्योंकि उनके पास डेटा है और डेटा किसी को बेचते हैं, या उस डेटा का AI में इस्तेमाल होता है, या उस डेटा के थ्रू कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको कंट्रोल कर सकता है। यही 2-3 तरीके होते हैं। अब जब हमने पिछली बार भी डिस्कशन किया था तो एक मैंने कॉमन सी चीज़ बोली थी कि हम सभी डेटा का प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। हमारे दिमाग बिल्कुल उस पर चलते हैं जो डेटा आपने 2 किताबें एक सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ लिया, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट। बिल्कुल।
मैंने किसी और में पढ़ ली तो मैं उसमें सीख गया। लेकिन हमारा जो इंटेलेक्ट है वो उस डेटा पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। यदि मैं उस डेटा को करप्ट कर दूं या मैनिपुलेट कर दूं तो आप भी करप्ट और मैनिपुलेटेड हो जाते हो। यही सिंपल सा लॉजिक है। बिल्कुल। तो चाहे वो इलेक्शन मैनिपुलेशंस हो, चाहे वो ब्रांडिंग मैनिपुलेशंस हो, चाहे आपके अंदर कोई डिस्ट्रस क्रिएट करना है, रिलेशनशिप ख़राब करने हैं, मैं डेटा यदि वैसा दे दूंगा आपको तो वो हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, क्योंकि ये डेटा लीक होकर गलत हाथों में भी पहुंच जाता है। जब हमारा डेटा फ़ोन से बाहर जा रहा है तो कोई गारंटी नहीं कि वो सिर्फ इन्हीं कंपनीज के पास रहेगा, पहली चीज़, क्योंकि ये खुद भी शेयर कर रहे हैं। दूसरा, हैक भी होता है, लीक भी होता है। तो डेटा बाहर जाता कैसे, उसके 3-4 तरीके मैं बता रहा हूँ। एक तो है ऑटोफिल लीक्स जो होते हैं, बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है कि आपके ब्राउज़र के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो ऑटोफिल डिटेल्स आपके ब्राउज़र में सेव्ड हैं वो लीक हो जाते हैं। ऑटोफिल हम सब जानते हैं कि जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी डिटेल भरते हैं। बिल्कुल। और वो डिटेल आपके ब्राउज़र में सेव हो जाते हैं और कभी कभी तो हम खुद भी रिमेंबर पे कर देते हैं उसको। हाँ, तो उसमें नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, सारी चीज़ें होती हैं। अब दोबारा जब आप कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हो और वैसी ही कोई इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, मोबाइल नंबर मांगा गया, तो वो एज एन ऑप्शन आती है कि भाई आप ये वाला चाहिए क्या आपको, या ईमेल आईडी ये है क्या, नेम ये है क्या, बैंक अकाउंट ये है क्या, पासवर्ड भी होते हैं सेव। ये सारे डिटेल एक सिंगल क्लिक पर चोरी हो सकते हैं यदि आपके ब्राउज़र के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है। और ब्राउज़र के अंदर ये वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं क्योंकि ब्राउज़र सबसे ज़्यादा टारगेटेड होता है। बिना ब्राउज़र के हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्राउज़र के थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं। पहले ब्राउज़र पर जाएंगे, उसके बाद ही हमें पता पड़ेंगे। तो इस वजह से ब्राउज़र को हमेशा टारगेट किया जाता है और ब्राउज़र की वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। यदि हमारा ब्राउज़र अपडेटेड नहीं है, अभी आप चेक कर लीजिए आप लोगों के कितनों के अपडेटेड हैं। यदि नहीं है तो चांसेस हैं कि कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी रहेगी और वो एक्सप्लॉइट होगी। तो ये एक तो ये होता है। जो दूसरा क्या होता है कि हम डेटा जगह जगह देते भी हैं तो वहाँ से भी निकल जाता है डेटा। कई बार हम कॉपीज़ दे रहे होते हैं अपने डेटा की। मैंने पिछली बार वार्न किया था कि जब आधार कार्ड की कॉपी दें तो कभी भी अनमास्क मत देते, मास्क आधार कार्ड ही दें। या यदि आप कोई दूसरा भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट देते समय ध्यान रखें कि उस पर एक साइन कर दिया आपने या रीज़न लिख दिया। साइन का मतलब है कि उसमें एक रीज़न लिख दिया कि इस पर्पज़ से दिया जा रहा है। कुछ चीज़ें ध्यान रखें ताकि उसका मिसयूज़ थोड़ा सा रोका जा सके। और डेटा डायरेक्टली सर्वर से भी चोरी होता है। आप देखेंगे तो गूगल से लेकर ट्विटर तक सारी कंपनीज हैक होती रही हैं और करोड़ों में डेटा निकला है और ये डेटा इवेंचुअली डार्क वेब पर डंप हो जाता है। तो चांसेस कि हम में से किसी के पासवर्ड, जीमेल के पासवर्ड वहाँ हैं या दूसरे पासवर्ड वहाँ हैं तो बहुत हाई है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 100 में से 80 लोगों का डेटा तो वहाँ पड़ा हुआ है ऑलरेडी। सर इसमें डेटा में एक चीज़ और है कि मतलब हम आधार कार्ड की आपने बात की और मेरे जानने वाले हैं उनके साथ ऐसा हुआ, मतलब पर्सनल तो नहीं, मतलब थोड़ा उनसे बातचीत है कि उनकी मदर के कुछ फिंगरप्रिंट क्लोन कर लिए किसी ने, उनकी प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स पे थे, वहाँ से कर लिए, आधार कार्ड से निकाल लिए और उनके बैंक अकाउंट तक पहुँच के सब कुछ ट्रांसफ़र कर लिया उसने। मतलब अच्छा खासा वो प्रोसेस तो शायद आपको पता होगा किस तरह से करते हैं, और इतना सारा पैसा निकाल लिया, मतलब सारा बैंक अकाउंट उनका खाली कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS फ्रॉड। इसमें क्या है कि आप सिर्फ फिंगरप्रिंट के थ्रू भी पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो पहले क्या था कि जब ये AEPS सिस्टम स्टार्ट हुआ तो हर एक अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट AEPS इनेबल्ड था। कि यदि मुझे आपका फिंगरप्रिंट मिल गया और आपका चूँकि अकाउंट ऑलरेडी इनेबल्ड है तो मैं किसी भी AEPS टर्मिनल से जाके पैसे निकाल लूँगा। मुझे आपके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और मुझे आपका फिंगरप्रिंट चाहिए। फिंगरप्रिंट की कॉपी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल जाती थी, वहाँ पर जो आप फिंगर लगाते हैं तो वो क्लोन हो जाता है। मतलब आप YouTube पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के कि आप कैसे क्लोन करते हैं, और कई लोग वो क्लोन करके आपको डेमो भी देंगे कि आप मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो ये होता है, लेकिन वहाँ से चोरी हुआ और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। सर कुछ केसेस अगर और कुछ इंटरेस्टिंग से केस अगर हमारे भी उसको आप बताना चाहें, बड़े कमेंट्स आ रहे थे आपके लिए। बिल्कुल, तो पहले मैं AEPS पे बात करता हूँ तो उसके बाद हम दूसरे तरह के केसेस पे डेफिनेटली बात करेंगे। तो इसमें फिंगरप्रिंट वहाँ से चोरी हुआ और आधार कार्ड कहीं और से उन्होंने जुगाड़ लिया और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लिए। फिर सरकार ने इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए। एक तो डिफ़ॉल्ट अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इनेबल नहीं होता, आपको इनेबल कराना होता है। दूसरा, आप चाहें तो अपने आधार जो UIDAI का सर्वर है उसमें अपने आधार का मिसयूज़ रोक सकते हैं। उसमें आप आधार ब्लॉक कर सकते हैं कि मेरे आधार को मैंने इस पीरियड के लिए ब्लॉक कर रखा है, अब जब उस पर कोई भी ऑथेंटिकेशन आधार से नहीं हो पाएगा, जैसे कोई सिम कार्ड इशू नहीं हो पाएगा, कोई नई बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएगा, कोई AEPS सिस्टम नहीं यूज़ कर पाएगा, तो आधार इनेबल्ड सब्सिडीज़ हैं वो नहीं ले पाएगा। तो जहाँ जहाँ आधार ऑथेंटिकेशन होता है वो रुक जाएगा। तो आप सर्वर पर जाएं और वहाँ पर ब्लॉक कर दें तो उसका मिसयूज़ रुक जाएगा। एक केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब बड़ा
और ये बड़ा अर्ली टाइम, मतलब 2014-15 के आसपास का केस है। एक जर्नलिस्ट थी, बड़ी पॉपुलर जर्नलिस्ट है, सब जानते हैं उनको। उनका मुझे कॉल आया और मैं हैदराबाद में था। उन्होंने कहा अमित जी मुझे कोई ईमेल आई है, मेरे उनके नाम से वेबसाइट होगी तो उसमें कोई कॉन्टैक्ट ईमेल होगा, और उसमें किसी लड़की ने लिखा है कि आज रात वो सुसाइड करने वाली है। ओके। तो उसको ढूंढना है, और उसने कहा है कि जब मैं ऐसा हो जाए तो आप मेरे ऊपर एक फ़िल्म बनाना और डॉक्यूमेंट्री बना के बताना कि आप क्यों सोसाइटल प्रेशर में ऐसा करते हैं। तो यार उसमें तो कोई नंबर नहीं है, कैसे कांटेक्ट करूं? तो मैंने कहा इस लड़की ने कभी पहले आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई एसएमएस कॉल? बोले ना, मेरा नंबर तो होता नहीं किसी के पास, सिर्फ ईमेल किया है। हमारे पास सिर्फ एक ईमेल है और हमें उसको ढूंढना है। समय भी कम है, आज रात पता नहीं कब कर ले, और मैं बाहर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, आप टेंशन मत लो, ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले ईमेल आईडी देखा, तो ईमेल आईडी से नाम समझ में आ जाता है। फिर उसने ईमेल में जो लिखा था वो पढ़ा मैंने बार बार। तो जब आप बार बार पढ़ा तो समझ में आया कि ये लड़की किसी हॉस्पिटल में काम करती है। ओके। और इसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि उसने लिखा कि हम वहाँ पे मिले, और वो ऐसा ही कोई मैटर था कि इनका अफेयर था और फैमिली वाले अगेंस्ट थे, और उसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि शादी करे, और उस चक्कर में शायद इसकी मार पिटाई भी हुई, और वो अब इस हद तक डिप्रेस्ड है कि सुसाइड करना चाहती है। तो हमने वो सारे डिटेल देखते गए, छोटे छोटे माइन्यूट की। तो अभी चूँकि अभी इसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो अभी ग्रेजुएशन किया होगा, तो इसकी एज 20 से 24 साल के आसपास होगी। नाम ये है, सरनेम भी वो था। ऐसे करके हमने कुछ पैरामीटर निकाले और हॉस्पिटल, और उसको हमने फेसबुक पे सर्च करना शुरू किया। तो हमें कुछ प्रोफाइल मिलने शुरू हो गए उसी नाम से, उसी एज ग्रुप के। हमें पता था कि इनमें से कोई वो है। फिर मैं देखा कि इनमें से किसी बॉयफ्रेंड के से कोई फोटो। ओके, हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ तो मिले आइडिया। कोई ऐसा लगा, कोई कॉमन लड़का जो लाइक कमेंट शेयर कर रहा हो, फॉलो करता हो इसको, जो बहुत ही क्लोज हो, वो एनालिसिस करना शुरू किया। तो वो भी मिला, कुछ आइडेंटिफाई किया, पर हम श्योर नहीं थे अभी भी कि ऐसा है। तो हमने क्या किया, एक ईमेल उस लड़की को कर दी कि देखो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और ऐसे नहीं सुसाइड करते हैं, मेरे संग भी ऐसा हुआ था, तो मैं मैडम से बात करा देता हूँ, आप पहले आराम हो जाओ, रिलैक्स करो, एंड हर चीज़ का सोल्यूशन था। ऐसे करके बड़ी पॉजिटिव सी मेल लिखी, और लगा कि वो मेल खोलेगी तो मुझे उसका लोकेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक आईपी ग्रैबर अटैच कर दिया कि जैसे वो खोलेगी मुझे आईपी मिलेगा तो लोकेशन मिल जाएगी। अब हम लोग दोनों तरफ से बैठे हुए एनालाइज भी किए जा रहे हैं और देख रहे हैं कि मेल खुल रही है क्या। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं पर वो मेल खोल ही नहीं रही है। रात को 1:30 बजे उसने मेल खोली। तब तक हमारे पास ऑप्शंस थे, लेकिन हम बिना कंक्रीट इन्फॉर्मेशन के आगे पुलिस को एंगेज कर दें, ऐसे दौड़ाना शुरू कर दें कि भाई इनके एड्रेस निकालो, ये निकालो। अब होता क्या, रात इतनी हो गई है तो सिस्टम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं फेसबुक से मांग लूँ या किसी से मांगूँ। तो हम बड़ा, लेकिन जैसे वो 1:30 बजे ईमेल आई, हमें लगा कि अब लड़की तो जिंदा है। एग्जैक्टली, उसने मेल खोल दिया तो बिल्कुल। तो फिर लोकेशन मिली, तो लोकेशन मिली हमें पवई, IIT पवई के पास। वहाँ पर एक हमने तुरंत अपने दोस्त हैं SSP साहब, उनको दोस्त फ़ोन लगाया मैंने रात को। मैंने कहा उस एरिया का कोई कनेक्ट चाहिए, तो उन्हें वहाँ के कोई DCP का कनेक्ट दिया। फिर उन्होंने लोकल SHO को बोला। मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है, इस लड़की को ढूंढना है, ये IP और ये इस एरिया में ही है। तो बेचारा, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, बहुत ही अच्छा SHO था, एंड आई शुड नेम हिम, मैं हमेशा याद रखता हूँ उस नाम को, अभी भूल रहा हूँ अचानक से। तो वो बेचारे गए गाड़ी लेके और मुझे बताते रहे कि देखो इस एरिया में, अच्छा फ़ोटो वोटो दे दी मैंने, सारे जो पॉसिबल फ़ोटोज़ हमारे पास थी वो भी दे दी कि इनमें से कोई, इनमें से होगी। फ़ोटो हम कंक्लूड कर चुके थे। अब हम फोटो कंक्लूड, हमें लोकेशन कंक्लूड हो गई थी ना। ओके, तो जैसे ही लोकेशन कंक्लूड हुई, इनमें से जो ऑप्शन थे हमने फटाक से कंक्लूड कर दी ये वाली है। अब हमने कहा साहब ये ढूंढ लीजिए आप। तो उन्होंने हर एरिया में, हर सोसाइटी में जाके दिखाना शुरू किया, पर वो किसी ने नहीं पहचानी। अरे, तो फिर हमने जो उसके फेसबुक पर दोस्त थे उनको मैसेज करने शुरू किया सबको। तो करते करते तुरंत मुझे बताओ कि लड़की से कांटेक्ट करना है। सुबह 6 बजे एक लड़के का फ़ोन आया, अरे कि साहब मैं हेल्प कर सकता हूँ, और इस लड़की को ये उस जगह कहाँ रहती है। ओके। तो बेसिकली वो अपने एक दोस्त के साथ रहती थी, तो इसलिए उसको शायद लोग इतना नहीं जानते थे, उसकी दोस्त को। तो वो लड़की मिल गई, पुलिस गई, मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई कि साहब ठीक है, सब सही सलामत है। तो मुझे उस लड़की, जब उस लड़की को इन्होंने ढूंढ लिया, तो उस लड़की ने कहा कि कैसे ढूंढा आपने, क्योंकि शी वाज सरप्राइज। एग्जैक्टली, एक मेल ही तो किया, कल तो मैंने मेल किया, आज सुबह आके मुझे ढूंढ लिया। तो मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि भाई कोई है जो दिल्ली से हेल्प कर रहा था ऐसे। तो बोले मुझे उससे बात करनी है। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बात कराई। तो मैंने बात इसलिए भी करनी थी क्योंकि वो जर्नलिस्ट से भी बात करना चाहते थे। तो मैंने बात की, तो बोलती कि आपने मुझे कैसे ढूंढा। मैंने कहा तरीके होते हैं, अब मैं ऐसे कर लेते हैं। बोले नहीं, आप यदि मुझे ढूंढ सकते हैं तो फिर आप उसे भी ढूंढ सकते हैं।
उससे भी ओके। तो जैसे उसने कहा कि उसे भी ढूंढ सकते हैं, तो मेरा दिमाग में किसे ढूंढना है। बोले मैंने जो इस ईमेल में लिखा था वो आधा लिखा था, अरे अभी आधी कहानी आपको पता ही नहीं है। ओके। तब मैं शॉक, मैंने कहा अच्छा क्या मामला क्या था। उसने कहा कि कोई है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ओके। और मेरी कुछ डिटेल्स हैं उसके पास, मुझे भेजी हैं, और अब मुझे उसको ढूंढना है। और ये मेरे संग क्या प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना ये चीज़ अपने बॉयफ्रेंड को बता पा रही हूँ और ना फैमिली को, क्योंकि ये टसल अलग चल रहा है। तो आई एम एन हाई स्ट्रेस। तो मैं फ्लाई किया, मुंबई गया, स्पेशली मुझसे मिला। तो मैंने उसका फ़ोन वोन देखा, फिर फेसबुक देखा। तो फेसबुक पे एक पोस्ट मिली मुझे उसकी कि आज का दिन बहुत बुरा दिन था, एक कोई ओके। 1.5 महीने पुरानी पोस्ट, आज मेरा फ़ोन खो गया। तो उसने की होगी किसी उस पर लैपटॉप से वो पोस्ट। फिर उसमें शाम को ये पोस्ट थी कि वो फ़ोन मिल गया उसको। तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, तो मैं फ़ोन खोया था, मिला कैसे। बोले सुबह खोया था, शाम को कोई सिक्योरिटी गार्ड को आके दे गया, शायद वो कहीं मैं खाना वाना खाने गई, मैं भूल गया था। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कौन फ़ोन दे के आया था। तो उसने बताया कि एक लड़का आया था सामने से, मैं तो पहचानता नहीं, Okay. दे गया। तो मैंने इनको बोला इन्हीं का फ़ोन था। मैंने कहा फ़ोन दिखाओ दोबारा। फिर फ़ोन स्कैन करना शुरू किया। तो फ़ोन के अंदर एक बैकडोर था, रेट उसको हम बोलते हैं, रिमोट एक्सेस टूल पड़ा हुआ था, जो उसको रिमोटली एक्सेस करता था और उसका डेटा बाहर भेज रहा था। पर ये कर कौन रहा था, एग्जैक्टली। सवाल ये हुई। तो फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस करना शुरू किया, करते गए। तो हमने देखा कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन फ्रेंड्स निकालते हैं। जैसे मैं किसी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं इसके और इसके मतलब हमारे बीच में जितने कॉमन फ्रेंड्स होंगे उनकी प्रोफाइलिंग भी करना शुरू करूँगा। ओके। तो मैंने करना शुरू किया। तो कई सारे इसके ऐसे फ्रेंड थे जो एनोनिमस थे। ओके। एनोनिमस का मतलब है कि वो फेक हैं, फेक नाम से चल रहे थे, मतलब वो लोग रियल लोग थे ही नहीं। तो और वो लोग कॉमन थे, मतलब उनके संग कुछ ना कुछ लोग कॉमन भी थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई फेक वाला फ्रेंड बनता है तो वो कॉमन उसमें कोई होता नहीं, मतलब। लेकिन अब आजकल होता है लोग प्लानिंग करके चलते हैं, बिल्कुल, तो सब पहले पता होता है किसको रिक्वेस्ट भेजनी है। एग्जैक्टली। तो वैसा सा कुछ था। तो मुझे लगा कि यार इतने सारे फेक हैं और उसमें एक ही बंदा सही दिख रहा है, और वो था इसका बॉयफ्रेंड। ओके। बाकी जितने उस लूप में दिख रहे थे, होता है लूप बनाते जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। उस लूप में और भी थे, बट अब होता है ना, मेल फीमेल भी अलग कर देते हैं, फिर एज ग्रुप पे हम अलग कर देते हैं। हमारे सस्पेक्ट एरियाज में वही था जो 20 से 25 वाला होता है, ऐसे करके हम निकालते गए। तो उसमें सिर्फ हमें वही बॉयफ्रेंड निकला। तो फिर लोकेशन मैपिंग की गई कि जब फ़ोन इसका चोरी हुआ तो कहाँ कहाँ गया था और कैसे। और यू विल बी शॉक्ड, उसका बॉयफ्रेंड ही था जिसको ब्लैकमेल कर रहा था। अरे जब मैंने उसको दिखाया एविडेंस के संग डेटा ये, तो वो हिल गई, बोली मैं इसके लिए सुसाइड कर रही थी। और ये मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ कि लाइफ में जो रिलेशंस होते हैं ना, उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देना, मतलब इस हद तक ख़त्म कर देना कि, क्योंकि ये रिलेशंस धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। मोमेंटरीली हमें लगता है कई बार कि शायद ये मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है, पर उसके समय के संग वो चीज़ें बदलती हैं। तो आपके निर्णय भी इमीडिएट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। और ख़ास तौर से जान देने वाला निर्णय तो कभी भी सही हो ही नहीं। बिल्कुल सही। आपको ज़िंदगी एक ब्लेसिंग है। एग्जैक्टली। आप इस ज़िंदगी में कुछ जीतने या हारने नहीं आए हो, आप ज़िंदगी जीने आए हो। तो वो जीना ही नहीं चाहते exactly. तो आपने ब्लेसिंग ही ख़त्म कर दी। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी लर्निंग जो मुझे, और इसके बाद जब मैं बोलता हूँ जैसे महिलाओं और बच्चों के बीच में, तो ज़रूर देता हूँ, क्योंकि वो लड़की अभी भी मेरे से टच में है। और काफ़ी डिप्रेशन में गई उसके बाद, वो बहुत कुछ हुआ। लेकिन एंड दिस हैज़ हैपेंड इन 2015-16, दिस लॉन्ग बैक। अब आप सोचिए कि आज तो सिचुएशन एग्जैक्टली सर, तब तो सोशल मीडिया मान के चलिए बूम ही कर रहा था उस वक्त, तो थोड़ा चल ही रहा था, स्टार्ट हुआ। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी कम होती थी, अब बहुत ज़्यादा है। अब तो ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं मेरे पास कि नोएडा की एक लेडी थी और वो बहुत प्रोमिनेंट मिरांडा हाउस की पढ़ी हुई थी। मैं इसलिए कॉलेज के नाम बता रहा हूँ कि लोग लगता है ना कि साहब IITN है या SRCC है तो इंटेलेक्ट ज़्यादा होगा, उनके साथ कुछ नहीं होगा, वो हाँ उनके संग नहीं होगा, उनको कि आसानी से कैसे बेवकूफ़ बना लेगा, वो तो इतना तेज़ तर्रार बच्चे हैं। भाई मैं जब पहली बार आया और तो मैं दिल्ली के आके, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी लड़की से आँख मिला के बात कर लूँ। क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, उनके बोलने का तरीका इतना एग्रेसिव होता था कि मैं ऑफेंड हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इन लोगों को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता, तो खा जाएंगे किसी को ऐसे। एग्जैक्टली। और मुझे कॉल आता है सर एक लेडी का, और कहता है कि अमित जी मेरे 5.5 लाख रुपए चले गए। मैंने क्या हो गया?
तो बोलती मुझे एक रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई यूके से, और स्टीफन या कुछ करके नाम था, एंड वो काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये वो। बातचीत हमारी शुरू हो गई, फ्रेंड ही थे, फ्रेंडशिप अच्छी रही। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पर्सनल बातें भी डिस्कशन होने लगी। फिर अचानक क्या हुआ, कोविड आ गया। तो बोले वो मुझे फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा था और वो कोविड की वजह से फंस गया, वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए भेजा था, मैंने अपने एक दोस्त के लिए भेजा था दिल्ली में, वो दिल्ली नहीं जा पा रहा है, बट वो नोएडा पहुंच गया, तो तुम अपने घर में डिलीवरी ले लो, जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसको दे देंगे। ठीक। तो इसने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। इतनी तो बातचीत होती थी। इसको थोड़ी देर बाद कुरियर वाले का फ़ोन आता है कि साहब ये कुरियर आया है, आप ही को डिलीवर करना है। हाँ हाँ, मेरी बात हो गई, पर इसमें तो कैश है इसमें तो ड्रग है। नहीं कैश है, ड्रग है, कैश है। और पहले बोला इसमें तो ज्वेलरी है, ओके, कैश नहीं बोला। तो बोले मैं शॉक्ड हो गई, ज्वेलरी क्यों? और मैं ऐसे करके कंफ्यूज। तो मैंने मैसेज किया उसको कि स्टीफन क्या भेजा है तुमने, ज्वेलरी का? तो उसने मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए भेजी है। इट वॉज अ सरप्राइज। बट होता क्या है कि कुरियर वाले ने बेवकूफ़ी कर दी, वो तुम्हें सब बता दिया। यार सो सैड, तुम्हें देख के अच्छा लगता हो, फिर मैं बोलता कि खोलो। अब थोड़ा सॉफ्ट हो गई बिल्कुल तो कुरियर वाले को बोला हाँ वो ज्वेलरी कर दो डिलीवर। तो कहते हैं लेकिन वो ज्वेलरी चूँकि कस्टम क्लियरेंस से नहीं निकली है तो उस पर एक पेनल्टी लगेगी आपको। ओके, तो पेनल्टी पे कर दीजिए, मैं डिलीवर कर देता हूँ। तो बोलते कितने की ज्वेलरी है? तो उसने बताया कि साहब इतने की है और आपको करीब 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी है। तो पहले अमाउंट छोटा होता है हमेशा, ओके, मतलब इतना होगा कि 10 लाख की ज्वेलरी है, 1.5 लाख का पेमेंट, ठीक है दे देता है, कोई नहीं। उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। उसने ट्रांसफर। फिर बोले वो कुरियर वाले को फ़ोन करती रही, तो कुरियर वाले का फ़ोन आता है कि मैडम इसमें तो कुछ कैश भी है। तो फिर उसने मैसेज किया कि क्या तुमने कैश क्यों भेजा मुझे? तो हाँ मैंने कैश दे दिया कि मैं क्या करूँ, और कोई तरीका नहीं था, और यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ, कोविड है और ये वो। उसने 50 रीज़न दिए होंगे, तो आप प्लीज़ ले लो, वो कैश भी ले लो अब देखिए, और ये वो है जो एजुकेटेड लोग हैं। कुरियर वाला फिर फ़ोन आया कि भाई कैश का क्या करना है? पेनल्टी है। तो उस पर कुछ और पेनल्टी 2.5-3 लाख की, मतलब 5.5 लाख की उन्होंने पेमेंट करते गए लोग, और उसके बाद वो नहीं आया कुरियर तो इसने स्टीफन को बोला कि भाई वो कुरियर नहीं आ रहा है। तो स्टीफन ने भी जवाब देना बंद कर दिया, स्टीफन भी गायब हो गया। अब ये बेचारी, क्योंकि इसने क्या किया इस बीच में, वो 4.5 लाख में कुछ लोन लेके दे दिया कुछ आसपास पड़ोसियों से कि तुम जरा यूपीआई कर दो 50,000 ऐसे करके कुछ किया हुआ। अब प्रेशर ये है कि ज्वेलरी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, लोन देना है। Then she shared with her husband, यार ऐसा था। तो हस्बैंड ने कहा ऐसा कौन करता है भाई? बिल्कुल सर, मतलब तो फिर ये लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस से फिर कॉल मुझे आया कि देखो क्या हो सकता है। वी वर्कड आउट ऑन दिस केस, हमने मुंबई से पकड़ा भी बंदा। ओके, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने उस बीच मैंने उससे पूछा, जब मुझे प्रेशर आने लगा ना, शी वॉज कॉलिंग मी एवरी डे कि सर प्लीज़ कुछ कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। तो मैंने कहा कि मैडम टाइम लगता है, क्योंकि अभी हम लोग भी हैंडीकैप्ड हैं, प्रायोरिटीज़ हमारी लाइफ में अलग अलग हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आप अपने घर में जो हेल्प है उसको 10,000 रुपये नहीं दोगे। एग्जैक्टली, कहेगी मुझे अर्जेंसी में चाहिए, जबकि वो तुम आपके यहाँ 10 मतलब 3 साल से काम कर रही है, 2 साल से काम कर रही है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे कि यार ये कहीं ऐसा न लेके भाग जाए। और आपने एक ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट कर लिया जिससे आप आज तक मिले ही नहीं हो, और वो फेसबुक पे है या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से आपसे कनेक्टेड है, एंड देन यू आर ट्रांसफरिंग मनी जस्ट बिकॉज वो एंडोर्स कर रहा है। तो ऐसा कैसे कर लिया? तो मतलब मैं थोड़ा इरिटेट होकर बोला होगा शायद उस समय, क्योंकि बहुत प्रेशर था। तो ऐसे बोलते कि अमित आई वॉज अटैच्ड टू हिम। ओके, तो मैंने कहा आपने कोई वीडियो कॉल तो नहीं कर लिया इसके साथ? एग्जैक्टली, बोलती की है कुछ और है। तो मैंने कहा मुद्दा ये, बोले हाँ वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तब हमारी प्रायोरिटी बदली, फिर हमने उसको, क्योंकि जब तक हमें पता ना हो कि मुद्दा असल में पैसा है तो प्रायोरिटी लो रहती है। बिल्कुल, मुद्दा तो कुछ और ही हो गया फिर। तो एक लेडी को कोई व्यक्ति सिर्फ 1 महीने में, मैंने कहा दोस्ती कब हुई थी आपकी? बोले 1 महीने पहले। मैंने कहा इस बंदे को सैल्यूट है, इसको मिलना पड़ेगा कि 1 महीने में वो ऐसा क्या चार्म उसने बिल्ड किया। एग्जैक्टली सर, बातचीत भी कर रहा है फिर कि कितना करिश्मेटिक होना चाहिए एक बंदा कि वो किसी को इतना विश्वास दिला दे। तो जो हम क्रिमिनल्स के बारे में बात करते हैं, वी हैव सीन इन फिल्म्स ऑल्सो, हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करते हैं कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। अभी एक नोएडा से पकड़ा भी पिछले 2 हफ्ते पहले, एक बंदा 15-16 लड़कियों के संग शादियाँ प्लान करके बैठा हुआ था मैट्रिमोनियल और जीवन साथी, जो भी हमारे वेबसाइट्स हैं। तो ये तो होता ही है, मतलब
कैसे 15-16 लड़कियां आप टाइम भी दे रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, एंड सबको ये लग रहा है कि आप बिल्कुल सर उनके साथ हो, और उसके बाद आप उनसे पैसे भी मांग रहे हो और वो आप दे भी रहे हैं। ये होता कैसे है? वही मैं बल्कि आपसे पूछना चाह रहा था कि कैसे साइकी सर कैसे बनाते हैं लोग। ऐसे ही गोस्वामी करके लगा था, गूगल करना तो मिलेगा, ये थोड़ा पुराना केस है, उसने तो और भी ज़्यादा मतलब 20-22 लड़कियां ट्रैप कर रखी थी। उसको वेस्ट बंगाल कलकत्ता से कहीं से पकड़ा गया था, और वो CBI ऑफिसर या कुछ बन के ओके मिलता था लोगों से और 50 रीज़न देता था कि देखिए मैं ऐसा है कि मेरी अंडर कवर हूँ और पोस्टिंग वगैरह नहीं बता सकता है, डिटेल नहीं बता सकता, पर ऐसा है। पर उसकी बाकी प्रोफाइल थे, उसके लिंक्डइन वगैरह सब होते थे, लोग विश्वास करते थे और लोग पैसे भी, अच्छा शादी के बाद हम इस घर में रहेंगे, मैं घर बुक कर दिया है, घर इतने का है तो इतना तुम दे दो, इतना मैं दे देता हूँ, तो 50 लाख तुम दे दो, 50 लाख मैं देता हूँ, ऐसे लगे 50 लाख ले लिए। तो सर इनको जब आप पकड़ते हैं, मतलब इसके अंदर जैसे आपने बताया कि मतलब पूरा प्रोसेस करना, फेसबुक पे गए वहाँ पे देखना लिस्ट, तो काफ़ी वक्त लगता होगा इसमें, मतलब कितना थोड़ा सा और प्रैक्टिकली अंदर पीछे क्या चलता है कि भाई इस पुलिस वाले से बात हो रही है, यहाँ पे आप बता रहे हैं इनसे बात, तो सर सबसे आपकी दोस्ती होगी, इधर कॉल करके उधर कॉल कर लिया, तो इनके पीछे क्या चल रहा होता है, मतलब हमें तो आप भी बता रहे, लेकिन पीछे कितना स्ट्रेस होता है इनको सॉल्व करने में? देखो डिपेंड करता है कि केस क्या है। कई बार क्या होता है कि जैसे टाइम बेस्ड केसेस होते हैं कि भाई ये एक दिन में सॉल्व नहीं हुआ तो जान जा सकती है या सिचुएशन ख़राब है। सब आपको याद होगा स्कूल्स में मैसेज आ गए थे। हाँ सर, अभी ये आए थे कुछ दिन पहले। बिल्कुल, तो सबके ऊपर प्रेशर था। अब ये तो ऐसा वाला है कि सारे काम छोड़ के करना। बिल्कुल, तो सब लोग लगे हुए थे, हम लोग भी लगे हुए थे। तो ऐसे केसेस में फिर अलग प्रायोरिटी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक साथ 20-20 केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, 15-20 केसेस। जिसका डेटा आ गया, जिससे क्लू मिल गया, वो पहले वर्कआउट होना शुरू हो जाता है। हम एक पे वेट नहीं कर सकते कि भाई हम इसी को सॉल्व करेंगे तब आगे जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है। हम जब 20 केस पे वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें से 2-3 वर्कआउट होता है, ये रेशियो है। तो मैं बता दूं कि लोगों को लगता है कि कोई भी केस सॉल्व कर देता है, exactly. नहीं है। 2-3-4 मैक्सिमम निकल गए तो निकल गए। और लेकिन वो 4 ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेशन दे जाते हैं कि यार गिव अप मत करो, लगे रहो। अच्छा, जो हम नहीं केस वर्कआउट कर पाते वो इसलिए नहीं कि हम कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं होता, फिर नए आ जाते हैं, फिर नया आ जाता है। और जो नया है उसमें भी प्रायोरिटी है, उसको भी क्रिटिकल है। और उसमें ऐसा है कि लग रहा है कि शायद हो जाएगा क्योंकि अभी बंदा लाइव है, अभी कनेक्टेड है, अभी भागा नहीं है, अभी सिम भी चल रहा है, तो प्रायोरिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से शायद थोड़ा सा रेशियो ऐसा रहेगा। ओवरलोड है मतलब केसेस का, तो ऐसा मेरे पास तो फिर भी ऐसे केसेस आते हैं जो सिर्फ रेफरेंस से आते हैं। पुलिस की तो मैं हालत देखे खराब मतलब लगती है। सर आप बता रहे थे लास्ट टाइम कितने सारे केसेस, 16-17 हज़ार केसेस तो गृह मंत्रालय के पोर्टल पे आ रहे हैं हर दिन। तो छोटी सी टीम होती है, तो आप और जबकि आप उनको डिसमिनेट करते हो, जो लोकल साइबर सेल्स होते हैं उनको जाते हैं वो केसेस, लेकिन उनके पास भी हर साइबर सेल पे भी जाके पूछ लीजिए, हर महीने के 250 केसेस होंगे। बिल्कुल। तो ये जो लोड है ये कैसे हम बट सर इसमें मान लीजिए जैसे 16-17 हज़ार आप बता रहे हो और हम भी देखते हैं कि मतलब इतना सब कुछ अवेयरनेस फैलाने के बाद भी आप भी इतना वक्त से कर रहे हैं, लोग फिर भी फंस जाते हैं। मतलब हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में भी इससे बात की, लेकिन मन करता है फिर से दोबारा बात करें इस पे कि ये ऐसे क्यों फंसते हैं। ये सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ में आज इंडिया इतना बड़ा कंट्री है ना कि मैं पिछले 10 साल का तो बता सकता हूँ कि जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ तो पहले 15 मिनट वही चीज़ें बोलता हूँ जो मैं 10 साल से बोल रहा हूँ। बिल्कुल 15 मिनट या 20 मिनट, उसके बाद शायद कुछ नया बोलूँगा, लेकिन उसके बावजूद हर आदमी ऐसे देख रहा होता है कि ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब जो मैं टूल्स बता रहा हूँ या जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ वो सब, तो इसका मतलब ये इतना बड़ा कंट्री है कि मैं लगातार भी लगा रहा हूँ, तो इट विल टेक ईयर्स टू कवर ईच एंड एवरी वन। ये तो मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो प्रोफेशन ही उनका ये है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में है या पुलिस में। अब आम आदमी की बात है, कई सारे लोग हैं जो साइबर अवेयरनेस की फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे जो लगातार सेशंस दे रहे हैं, बता रहे हैं। मैं रेडियो शो कर रहा हूँ 7 साल से। ये डिजिटल अरेस्ट का केस मैंने रेडियो पर 1-1.5 साल पहले सुना दिया था और लोगों को पता पड़ा 6 महीने, एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास आ चुका था। मेरी सोसाइटी का ही बंदा आया था, मैंने आपको बताया लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो ये जो अवेयरनेस है, अब जबकि वो भी करीब 2 करोड़ लोगों तक जाता है शो। फिर अभी मैंने डीडी पर शो शुरू किया, साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, हर संडे आता है जो सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे। वो भी दूरदर्शन का कोशिश ये है कि रूरल एरियाज़ में भी जाए, फ्री चैनल के थ्रू जाए। और उसमें हमने पहला केस रखा डिजिटल अरेस्ट का। उसके बावजूद यदि आप आज का पेपर उठा के देखो तो कोई ना कोई डिजिटल अरेस्ट का केस आज भी मिल जाता। तो हम कितना भी अवेयरनेस फैला लें सर, डिजिटल सर आप पूरी करिए बात पे। हाँ मतलब मैंने कहा वो कम रह जाता है। बिल्कुल,
और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बेसिक्स भी नहीं जानते। एग्जैक्टली। डिजिटल अरेस्ट पे सर मैं एक चीज़ देख रहा था, जब हमने भी बात की एक दो लोगों से कि यार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो एक कॉन्सेप्ट उनका ये आता है कि यार ये जो लोग होते हैं, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और इनके पास मतलब ब्लैक में पैसा होता है, तो इनको इतना पैसा देने में दिक्कत नहीं होती, कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो क्या सर ये जो नोशन है ठीक है उन लोगों का, या फिर कुछ मतलब और कहानी है? देखिए, क्रिमिनल कभी ब्लैक का पैसा तो मांगते नहीं आपसे, ये भी बात है सर। पैसा वाइट में ले लेते हैं। एग्जैक्टली, वो तो बैंक अकाउंट से लेगा। ब्लैक में कैसे ले लेंगे वो? एग्जैक्टली, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है पैसा। ऑनलाइन ट्रांसफर करते समय वही पैसा तो करोगे जो आपके अकाउंट में होगा। एग्जैक्टली। और आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप कैश ला के बैंक में डाल दो, तो टाइम ही नहीं आपके पास। एग्जैक्टली। उसका मोडस ऑपरेंडी यदि आप ध्यान से दोनों, पिछली बार जब मैंने बताया था, वो आपसे कहेगा कि साहब आपके अकाउंट डिटेल दीजिए, आप दे देते हो। बैंक स्टेटमेंट दीजिए, नहीं दे देते हो। उसको पता है कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसी हिसाब से बताता है कि अब आपको ये पैसा इस अकाउंट में, इन अकाउंट में डाल देना है। क्यों डाल देना है? क्योंकि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती ये पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। जांच पूरी हो जाएगी, वापस कर देंगे हम, तो ये आपका पैसा लॉक हो जाएगा। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यार लॉक हमारे अकाउंट में कर दो। एग्जैक्टली। पुलिस हो आप, बैंक से बात करके। लेकिन उस समय दिमाग में नहीं आता कि यार ये क्या लॉजिक दे रहा है। जैसे उस दिन ही था लॉजिक था कि SMS डिलीवर नहीं हुआ तो उसने कहा एक बार और ट्रांजेक्शन करोगे तो हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो OTP का पासवर्ड दे दो। वैसे से लॉजिक होते हैं, लेकिन इट वर्क्स। तो ये अपना, और बड़े बड़े लोग, सीनियर VPs और ब्यूरोक्रेट्स ने भी कर दिया, अब तो डॉक्टर्स ने कर दिया, तो अपना सारा पैसा जो भी उनके अकाउंट में होगा, अब जिसके अकाउंट में 4 करोड़ है वो 4 करोड़ डाल देता है, जिसके अकाउंट में 50 लाख है 50 लाख डालता है, जिसके अकाउंट में 10 लाख है वो 10 लाख डालता है, पर डालता वाइट में। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने ब्लैक का डाला था, और जितने केसेस मेरे पास आए सब में वाइट ही पैसा गया है। मतलब जेन्युइन बंदे फंस रहे। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन बंदे फंसे, कोई ब्लैक का पैसा किसी डिजिटल केस में तो नहीं गया। सर अभी डिजिटल अरेस्ट जैसे आप एक केस बता रहे हैं, तो इसमें मतलब हैकर्स जो है मतलब इतनी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, तो ये जो हैकर्स होते हैं क्या ये मतलब हमारे जैसे लोग ही होते हैं, या फिर ये कुछ आसमान से उतरे हुए कुछ अलग तरीके के लोग होते हैं जो कुछ और सीखते हैं, या इनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? देखिए, हर एज ग्रुप के मोस्टली, तो जैसे मैंने कहा, टीनेज लोग ज़्यादा हैं जो हम अरेस्ट करते हैं, उसी एज ग्रुप में ज़्यादा। मैं आज एक बात बताऊँ, आज मुझे फेसबुक पे, मेरे ही फेसबुक फ्रेंड में से किसी ने एक शेयर किया वीडियो। ओके। और वीडियो में सुंदर पिचाई गूगल का बोल रहा है कि 20,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और 1,90,000 इन्वेस्ट कीजिए, 20,000 मंथली आपको मिले, ऐसा कुछ एक स्कीम दिया, मतलब कि आपको हम रिच करने के लिए स्कीम ला रहे हैं। इंग्लिश में बोल रहा है, उसी की आवाज़ है, उसी का फेस है, पूरा प्रॉपर वीडियो। और जैसे ही वो देख लेगा और उसमें बस ये लिख के आ रहा है कि 20,000 इन्वेस्ट करें और हर महीने 1,90,000 पाएँ, ऐसा कुछ था। वो वीडियो भी भेज दूंगा मैं आपको। और लोग लाइक कर रहे हैं उसको। तो मैंने सिर्फ जल्दीबाजी में था, तो मैंने सिर्फ लिख दिया, इससे पहले कि कोई डाल ही ना दे, मैंने नीचे लिख दिया फ्रॉड। जैसे मैंने फ्रॉड लिखा तो मैंने वीडियो भी नहीं देखा, मैंने, ये तो कॉमन सेंस है ना कि यार सुंदर पिचाई तुमसे 20,000 लेके क्या करेगा। लेकिन कॉमन सेंस भी देखिए काउंटर किया जा रहा है। एग्जैक्टली। लोगों ने मुझे लिखना शुरू कर दिया, प्रूव करो कि फ्रॉड। मैंने कहा मुझे कॉमन सेंस भी एग्जैक्टली। तो मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने सिर्फ गूगल किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो डाउनलोड करूं, स्कैन करूं, बताऊं कि ये डीप फेक है। मैंने गूगल किया सिर्फ, मैंने कहा कि सुंदर पिचाई फ्रॉड स्कीम वीडियो, डीप फेक वीडियो, ऐसे करके, और मुझे न्यूज़ लिंक मिल गई जहाँ फैक्ट चेक होते हैं। मैंने तुरंत वो निकाल के उसको भेज दी, मैंने कहा ले पढ़ ले पूरा डिटेल। बट मेरे लिए तकलीफ ये थी कि आदमी, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉड है, तो भी 4 लोग खड़े हो गए ये प्रूव करने के लिए कि तुम ऐसे कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं पैसा कमाऊं वाला मामला था, तो कमा लो भाई, अकाउंट खाली हो जाएगा। ये चल रहा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। फिर आपने सिमिलर वीडियो मुकेश अंबानी का देखा होगा, जिसमें वो स्कीम ऑफर कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर का देखा होगा। मैं सिर्फ, मुझे सचिन तेंदुलकर यदि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम बेचना दिखेगा तो मेरा पहला रिएक्शन होगा फ्रॉड। बिल्कुल, मैं मजाक समझ रहा हूँ, मुझे मिसमैच लगता है। मुकेश अंबानी यदि कुछ बेच रहा होगा, मैंने कहा यार मुकेश अंबानी को ऐसी क्या आफत आ गई कि वो खुद ही इन्वेस्टमेंट स्कीम बेच रहे हैं। यार सुंदर पिचाई, बट पीपल ट्रस्ट एंड दे इन्वेस्ट। तो हमारा जो अवेयरनेस लेवल है वो इतना नीचे है पहले तो, कि ये तो मैं बिना टूल के बता दूंगा। ओके, हैकर का इंटेलिजेंस बाद में आएगा, पहले हैकर का इंटेलिजेंस बाद में, पहले तो मैं बिना टूल के देख के समझ में आ रहा है कि यार ये फ्रॉड है, और लोग उसको भी शेयर कर रहे हैं। मतलब यदि किसी ने शेयर किया तो ये लगता है कि कुछ तो उसमें वजन देखा ना उसने। अब जहाँ तक बात आती है कि ये जो लोग हैं ये क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है सर। आज आप सुबह से शाम तक 50 कॉल करते हो और एक बंदा भी फंस गया, तो आप 10 लाख इधर डाल के बैठे हो, या 5 लाख डाल के, मिनिमम 1 लाख डाल के बैठो।
एक शॉट में सब। तो आप देखना, हमने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी तो उसमें रियल रेट किया था, मतलब गए, पकड़ा और उनको इंटरव्यू भी लिया। तो उनसे पूछा कि क्यों करते हो, इतना दिमाग चलाते हो तो कुछ और कर लो। कह रहा इस दिमाग के संग मैं कुछ भी और करूंगा ना तो इतना नहीं कमा सकता। ये इन्वेस्टमेंट बहुत ये रिटर्न दे रहा है। लॉजिक था। मैंने कितना कमा लेते हो, तो उसने एवरेज बताया था कि हम लोग भैया 10 से 15 लाख रुपए एवरेज महीने का पीट लेते हैं एक बंदा। ये एवरेज है, एक बंदे मतलब एक बंदा 50-50 लाख भी कमा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ है जो ना? छोटे कुछ मोटे छुट्टी पे होंगे चला वो गया, 2-4 कोई लाख। बीमार हो गया तो शायद 5 लाख ही ले कमा पाया। बिल्कुल। 15 लाख आप कहाँ से कमा लोगे, किस कितना भी स्किल लेके बैठे हो नहीं इंडिया नहीं में? सर, वो CEO CEO नहीं कमा पा रहे हैं। बिल्कुल। और प्रेशर इतना, और job कोई का- ले ऑफ नहीं है। हाँ, कोई ले ऑफ नहीं है। और छुट्टी जिस दिन मैंने कहा आज दिल नहीं कर रहा, नहीं करते कॉल। तो ये है रीजन कि इजी मनी है। और फिर उनकी लाइफस्टाइल ही वैसी है, लैविश। आप देखोगे खर्चे भी वैसे होंगे। तो होता है कि अच्छा, जैसी इनके इजी hackers पैसा आता है वो। मैं आपको एक और पर्सनल बताता हूँ। मैं गया बिल्कुल। दुबई, ओके। और दुबई में किसी को पता पड़ गया कि मैं आया हूँ, मेरे कुछ दोस्त आए मिलने। मैं गया था एक अवार्ड रिसीव करने गया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब कुछ लोग मिलना चाहते हैं। ओके। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन लोग मिलना चाहते हैं। अब क्या होता है कि आप रिगार्ड में मिलते हो, बिल्कुल। तो कोई सज्जन आए, मिले, होटल में बैठे मेरे, अमित जी तो सुना है आपके बारे में, आप ऐसे ऐसे करते हैं, बताइए। हमारे कुछ बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं इंडिया में, हेल्प करा सकते हैं। ओके। तो क्यों फ्रीज हो गए? नहीं, हमारी तो एक सिंपल क्लीन बिजनेस है हमारा, क्लीन, उसमें पैसा आता है। वो क्या, कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं हमसे, वो उस पर कंप्लेन कर देते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो मैंने ऐसे कितने बैंक अकाउंट हैं आपके जो फ्रीज हो गए? तो कहते सर हो जाते हैं महीने में 150-200 अकाउंट फ्रीज। मैंने कहा भाई ऐसा कैसा धंधा है तुम्हारा जिसमें 150-200 अकाउंट चलाते हो? तब वो खुलना शुरू हुआ। तो बैटिंग ऐप चलती थी उनकी। ओके। अब उसमें हर अकाउंट में अलग अलग अकाउंट देते हैं, वो उसमें पैसा डलवाते हैं और उसके बाद पैसा मूव करते हैं। होता है क्या है कि जैसे आज का जो पैसा है, अच्छा उसने मुझे बताया कि हमारा नुकसान सिर्फ उतना ही होता है जो उस दिन में आया पैसा, क्योंकि अगले उस दिन के बाद का पैसा तो हम निकाल लेते हैं, हर दिन निकाल पर रहे यदि थे। लॉक हुआ तो उस दिन जो आया। तो मैंने कहा एक दिन में कितना आ जाता है, कितना वो डिपेंड करता है सर, कई बार 50 लाख होता है, कई बार 5 करोड़ भी होता है। किस एक दिन लेवल में पे खेल रहा है आदमी, बिल्कुल। और 100-150 अकाउंट की बात कर रहा है और सामने बैठा हुआ। अब मैंने कहा मैं इसको क्या करूं, पुलिस को यहाँ बुलाऊं या इसको पुलिस के पास लेके जाऊं और मैं पुलिस हूं नहीं। बिल्कुल। और कल के दिन मुझे ना कुछ हार्म कर दे, क्योंकि अब इसको पता है कि मुझे Exactly. पता है कि ये बंदा गड़बड़ कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो। तो बड़े प्यार से मैंने कहा सर ये हमसे ना हो पाएगा। गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया आपने, लेकिन है। और ऐसा नहीं, यहाँ पुलिस को नहीं पता है कि हुआ क्या। कि फिर एक बड़ा केस आया मेरे पास, एक यूके से मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि यार मेरा एक दोस्त है ना, उसको बेचारा वो गया था उड़ीसा एयरपोर्ट पे उतरा और पुलिस ने उठा लिया। तो जरा देखिए कि कैसे कैसे कोई उठा सकता है। और ये वो, अच्छा मेरा क्या है कि मुझे कोई अचानक से कॉल करता है तो मेरा जो पहला रिएक्शन है मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ कि सब कुछ ठीक ही होगा। हम ही ये गलत करते रहते हैं, पुलिस ही केवल गलत कर देती है। तो मैंने कहा अच्छा बंदा कहाँ का है, उसका डिटेल भेजो, कहाँ जा रहा था, क्यों आया था, कुछ तो बताओ। बोले कुछ नहीं, वो दुबई रहता था, इंडिया गया, भुवनेश्वर एयरपोर्ट उतरा, उसको पुलिस ने उठा लिया, किसी फर्जी चार्ज में फंसा दिया। मतलब कहानी भी होगी फर्जी चार्ज में, वो मतलब पहले मुझे तो कन्विंस कर दिया गया। मैंने कहा ठीक है यदि कोई ऐसा है तो विल हेल्प, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने वहाँ पर मैंने कहा, और उठाया किसने, पटना के किसी पुलिस स्टेशन में उठाया। तो जो ऑफिसर में वहाँ जानता था, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर देखिए कोई उठाया क्या भुवनेश्वर से किसी उड़े एयरपोर्ट से? बोले ना यहाँ तो किसी ने उठाया। फिर मैंने कहा और देखते जरा, अंदर घुसते हैं बिल्कुल। जो और डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। तो इतने में एक बंदे का मुझे फ़ोन आया, ऑफिसर का। कहता अमित जी आप कैसे जानते हो इस बंदे? मैंने कहा मैं नहीं जानता सर, मुझे तो यूके से फोन आया, ये बंदा है जो कह रहा है, मुझे तो आपसे जानना है कि सच क्या है। इफ कुछ एविडेंस है तो। एग्जैक्टली। वो कह रहा है कि शायद उसका नाम मिसमैच कर रहा है, जो क्रिमिनल है नाम और इसका नाम एक है। उसने कुछ कहानी गढ़ी मेरे को। तो बोले ये पता है इसका पासपोर्ट देख के आपने सपोर्ट नहीं करना था। मैंने क्यों? इसका पासपोर्ट नालंदा का है। तो मैंने कहा मतलब? बोले जितने क्रिप्टो वाले फ्रॉड हो रहे हैं सब यहाँ के लोग कर रहे हैं। ओके। तो बोले नालंदा गैंग बना हुआ है पूरा। बोले और ये लोग दुबई बैठे हुए हैं सारे, हम इन पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ये और सीधे सीधे आते नहीं है, बोले पटना घूम फिर के आते हैं, उड़ीसा होते हुए कहीं होते। तो जहां भी लैंड करेगा वहां उठा लेंगे इसको। तो वो तो बोले हमने जैसे तैसे पकड़ा है। मैंने कहा हे राम, और आप जुड़वा रहे हो? मैंने कहा नहीं मैं छुड़वा तो नहीं, लेकिन ओके हाँ मतलब सर ये। पर मैंने कहा यार मुझे अननेसेसरली बीच में
पाप का भागी बना रहे हो यार। मैंने सर 2 और कूटना मेरी तरफ से इसको। तो ऐसे भी, क्योंकि लोगों को परसेप्शन हो जाता है कि ये जानते हैं तो कुछ बोलेंगे, तो वो होता कुछ नहीं। देखिए ये सिस्टम हमारा इतना सॉलिड है कि किसी एक के कहने से कुछ ना होना। सर इसमें क्या बैंक ऑफिशियल्स भी मिले होते हैं क्या? इसमें ये बात आती है क्या? हर बार देखो आप, जब आप अरेस्ट जब होते हैं तो पढ़ा करो कौन कौन अरेस्ट हुआ है, तो उसमें बैंक ऑफिसर भी अरेस्ट होता है। जितने भी केस वर्कआउट हुए हैं तो उसमें कुछ ऐसे लोग जो सिम कार्ड ऑफर कर रहे थे वो लोग भी पकड़े जाते हैं, बैंक ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बिना नेक्सस के इस लेवल पर ये काम ले जाना बहुत मुश्किल है। सर ये हैकिंग तो मान लीजिए ये अलग तरीके की होगी, लेकिन एक रियल लाइफ में भी हैकिंग बड़ी चलती है, मतलब फ्रॉड ही कह लीजिए इसको। ये MLM वाला, मतलब हर किसी के पास आते हैं MLM वाले, मल्टी लेवल मार्केटिंग के, भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसको बेच लो या फिर कुछ इतना पैसा ले लो, अपने नीचे इतने सारे रख लो, फिर और नीचे हो जाएंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो ये मतलब जब से मैं पैदा हुआ शायद जब से चल रहा है, और मेरे बड़े जब से पैदा होंगे तब से वो सुनते आ रहे होंगे। तो ये क्या चलता है? ये 20 साल से चल रहा है, 20-25 साल से शुरू हो गया था, और जब मैं कॉलेज में था तब से खेल शुरू हुआ था। होता क्या है कि सर कि आज जितनी BMW इंडिया में बिकती हुई हैं, एक भी MLM वाले के पास नहीं है। ये भी सच्चाई है। तो पोस्टर पे भले ही दिखाते रहे, वो मतलब नॉर्मल गाड़ी खरीदने के भी मतलब इतना आसान नहीं है। तो एक सपना बेचा जाता है, और ऐसा नहीं है कि यही सपना बेच रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर सपना बेच के लाखों लूट लिए जाते हैं। एक कंपनी खुली, मैं नाम नहीं, शायद टाइनी आउल या कुछ करके कंपनी थी, बहुत समय पहले खुली थी। उसका 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उठाया उन्होंने पहले, ऐसा कुछ उठाया था। फिगर विगर आप चेक कर लेना, पर मैं जो कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ ध्यान देना। और वो बंद हो गई कंपनी उसके बाद। और उसके बाद किसी ने मुझे बताया, तो पता है उसका पहले साल का टर्नओवर कितना था? मैंने कहा नहीं, बोले 25,000 रुपये। तो मैंने कहा यार, तो उसने इतना पैसा उठा कैसे लिया था? बोले सपना बेचा था, इन्वेस्टर के पास गया, एक सपना बेचा। इन्वेस्टर्स ने कहा अरे बाप रे, ये तो पता नहीं क्या करने वाला, और उसने 250 करोड़ पंप कर दिया। और बोले उन्होंने बढ़िया फिर मुंबई में एक पॉश ऑफिस लिया, और एक चेयर 20-20 हज़ार की चेयर लगवाई, मतलब जो कुर्सियाँ आती हैं स्पेशल ऐसी वाली, इसमें सब रिमोट से, और ताम झाम पूरा कर दिया। पर टर्नओवर 25,000 था, तो झटका एकदम से लग गया यार, ये क्या हो क्या रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे इस बंदे से मिलना है, क्योंकि इसने सपना बेचा कैसे? ये समझना है एग्जैक्टली। क्योंकि जिसको बेचा वो लोग बच्चे नहीं है, वो अपनी इंडस्ट्री के घाघ लोग हैं, उनको कैसे कन्विंस कर गया? मैं किसी से 5 लाख रुपए निकलवाना चाहूँगा तो मैं नहीं निकलवा सकता। मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरी क्रेडिबिलिटी है। मैं कहूँगा यार भाई इस धंधे में लगा दो, 6 लाख मिल जाएंगे आपको। तो कहेंगे यार सर, मैं सर 50 बार सोच कर रहा हूँ। MLM वाले यही करते हैं, वो अपने रिलेशन पे खेल जाते हैं, और उनको पता है कि वो ब्रांड से ज़्यादा रिलेशन पे आदमी पैसा डाल देता है। आप कहोगे चलो यार अमित बोल रहा है दे देते हैं, अब कोई भी स्कीम है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये जो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसकी जो चेन बनती है, उसमें हर आदमी एक्सप्लॉयट ही हो रहा होता है। बिल्कुल, इसमें कोई गेन किसी को नहीं मिलता। तो मैं ऐसे कम से कम 150 लोगों को तो जानता हूँ, मेरी रिलेटिव्स में भी हैं जो MLM स्कीम में घुसे, और अब तो हम बस मर्सिडीज़ खरीदने वाले हैं। और ये है हालत हो गई कि कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो टाइम इतना वेस्ट होता है ना। आपको लगता है कि आप खर्चे तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ स्कीम बेच रहे हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, बातचीत कर रहे हो, पर वो टाइम ही तो सब कुछ है। बिल्कुल, वो कंपनी ने वो टाइम खरीद लिया आपसे। खरीद क्या लिया? फ्री में ले लिया, वो कुछ नहीं पे कर रहे हैं आपको। यदि आपके वो प्रवचन से सामने वाला मान गया तो अच्छी बात है, वो कंपनी, वो भी पैसा कंपनी को जा रहा है, थोड़ा बहुत आपको दे दिया, कभी कभी दे दिया, कभी कभी नहीं दिया। या वो प्रोडक्ट दे देते हैं आपको कि 2400 रुपये के प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, आप मजबूरी में आप महंगे महंगे साबुन तेल सब्जी यूज़ कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ये सब हुआ है। और 150, जैसे मैंने कहा, लोग तो मैं ही जानता हूँ, और मुझे आज तक एक नहीं मिला जो BMW लेके घूम रहा हूँ। फोटो मिली होगी, फोटो सबने खिंचा रखी है BMW के सामने। तो ये इतना आसान नहीं है, ये एक तरीके से इमोशनल फ्रॉड स्कीम है। और इसके पीछे बेस जो दिया जाता है कि भाई हम मार्केटिंग कॉस्ट बचा रहे हैं, सेल्स कॉस्ट बचा रहे हैं, शॉप की कॉस्ट बचा रहे हैं, और इसलिए हम सीधे आपके थ्रू प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये यदि ऐसा होता तो सारी शॉप्स बंद हो चुकी होती। और आज भी आप देखोगे तो जो आईफोन अभी लॉन्च हुआ तो मुंबई के आगे 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी आईफोन बिकने वाली। ऑनलाइन ही खरीद सकता आदमी, खरीद ले। तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चेंज होंगी। एंड मेरे ख्याल से मेरी तो सिंपल सलाह है कि किसी भी तरह के MLM फ्रॉड से बचें।
मेरा सर मेरे एक दोस्त थे, अभी वो है नहीं, तो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने मेरे याद है करीब 7-8 साल पहले, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। आई थिंक नोएडा का कभी स्कैम था, वो क्लिक करने वाला हो तब वो मिला था, तो उसमें उन्होंने मुझे 3700 करोड़ वाला। हाँ सर, वही वो समथिंग वाला। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आज भाई ये देखो, ये वेबसाइट है, आप इस पे जाओ, 60,000 रुपये इनको दे दो और फिर ऐड पे क्लिक करो, 10 रुपये 5 रुपये हाँ मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे आपको, और आप महीने में कम से कम 10,000 रुपये कमा लोगे, और साल भर में आप कम से कम लाख रुपए कमा लोगे, 1.5 लाख रुपए, और आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 हुआ। बस, और तो 2 साल मैंने बाद- देखा उनका 2 साल जाके- बाद रिटायरमेंट लेके बैठ हाँ, जाना। और वो लगे हुए थे उस पे, और फिर विद इन 20 दिन के बाद मैं चैनल में ही था उधर, दूसरे चैनल में, तो पता लगा वो तो फ्रॉड सारा केस था। तो मैं उनसे बात किया, तो उन्होंने 6 लोगों के लगवा रखे थे फैमिली में, और वो फंस गए। और ये मैं इसी वाले के 3700 करोड़ वाला, क्योंकि यहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का था जो कर रहा था 21-22 साल का, 22 साल का लड़का था, और 750-800 करोड़ तो उसके अकाउंट में मिले थे। 3700 करोड़ का फ्रॉड था टोटल। सोचिए आप, 22 साल का लड़का 3700 करोड़ कलेक्ट कर लिए उसने। तो ये अपने आप में देखो, जो मैं बात करता हूँ ना, क्रिमिनल्स एंड इनोवेटर्स, जिंदगियां लग जाती हैं। ये टैलेंट सर हो उतना तो अब मतलब पैसा अमिताभ बच्चन जी के पास नहीं होगा जितना ये बंदा 22 साल में 22 साल का जो लड़का। जिंदगी जी ली। और ये खेल, तो मैं बैठा था, एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे नॉर्थ एवेन्यू में, कहीं वहाँ ऑफिस में उनके बैठा हुआ था, मैं मिलने गया था, तो IRS ऑफिस, सोचिए आप। तो बातचीत नहीं, बोले अमित जी आजकल ना पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहे ये ड्राइवर है हमारा, ये आया, कहता पता नहीं कुछ वो लिंक क्लिक करता रहता है, उसको 25,000 का चेक आ जाता है, उसको 50,000 का चेक आ जाता है। मैंने सर ऐसे नहीं होता, कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे बोले नहीं, चेक दिखाया उसने मुझे, बुलाया उस ड्राइवर, इधर आओ, चेक दिखा। तो बड़ा प्राउडली आया, देखिए सर चेक आया। चेक देखा, ठीक है, मैंने इनकैश करा लिया, अभी जा रहा हूँ सर, और सर एक तो मैं करा चुका हूँ। तो आप सोचिए कि एक तो ड्राइवर कन्विंस्ड है, और ड्राइवर से एक IRS ऑफिसर भी कन्विंस्ड है। उस समय तो कन्विंस्ड है ही। एग्जैक्टली। मुझे ये बात नहीं पची, मैंने कहा सर कुछ तो गड़बड़ है। अरे बोले कोई गड़बड़ नहीं है, नोएडा की कंपनी है, हमने दिखाई, ब्लेज विलेज कुछ नाम था ना उसका। तो मैं वापस आया, तो मैंने यहाँ पर एक STF में ऑफिसर थे, उनको कांटेक्ट किया। मैंने कहा साहब ये कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, जरा देखना कुछ कंप्लेन आई है क्या पुलिस वुलिस में कोई ऐसी? तो उन्हें पता कराया होगा, तो उन्होंने कहा यार कुछ कंप्लेंट्स तो आई हैं। तो मैंने ऐसी रिसर्च, बिना किसी कंप्लेन के मैंने एनालिसिस करना शुरू किया। मैंने क्या किया कि उन ऑफिसर से भी, उस ड्राइवर से भी, और जो कंप्लेन, जो 4 लोग थे हमारे नेटवर्क के, मैंने कहा जो लोगों ने कंप्लेन की है, जिन लोगों ने भी वो लिंक क्लिक किए हैं, वो लिंक भेज दो बस मुझे, ओके। कि वो लिंक कौन से वाले हैं। तो उन्हें भेजे लिंक। तो मैं देखता गया कि लिंक पर क्लिक कितने हुए। तो ऑन एन एवरेज हर एक लिंक पर करीब 1-1.5 लाख लाइक हुए थे, 1-2। तो फिर मैं देखा ये लिंक करती क्या है, किसको प्रमोट कर रही है, क्या प्रोडक्ट है। तो उसके पीछे धीरे धीरे डीप डाइव करना शुरू किया, तो समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं है, ये ऐसी फर्जी वाड़ा कुछ क्रिएट कर रखा है, और इसको लाइक करने के कुछ तो होने वाला भी नहीं है। पर उस पर 1.5-2 लाख लाइक हुए कैसे? मतलब 1.5-2 लाख लोगों ने किए। एग्जैक्टली। तो मैंने हिंट दिया, यदि 1.5-2 लाख लोगों ने 60 से 60 हज़ार रुपये दिया होगा बिल्कुल। तो मैंने कहा ये गेम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इतने दिख रहे हैं लाइक। मैंने कहा तब फिर थोड़ा हलचल एकदम से बढ़ी, और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। और जैसे ही वो पहला ब्रेक थ्रू मिला कि भाई अकाउंट में 750 करोड़, ये फिर तो सारे एजेंसीज पीछे पड़ गई। 28 बेग में बिग केस। फिर तो कंप्लेन हमारे सामने काफ़ी हो ही गई थी उस दौरान, लोगों को पैसे आने भी बंद हो गए थे। पर जब तक आ रहे थे तब तक कोई कंप्लेन नहीं आई थी। जैसे कुछ लोगों को आने बंद हुए या एक्सक्यूज़ देने शुरू कर दिए, और उसमें लोग पता कौन लुटे थे? मेड, ड्राइवर्स, हेल्प्स, नर्सेस, ऐसे लोग जो बेचारे जिनकी सैलरीज ही बहुत कम होती है, उनकी उनसे 60-60 हज़ार रुपये लिए। अब वो 60 हज़ार, कई तो ऐसे थे जो ऑफकोर्स उधार लेके ही लिए, सब आए पुलिस के पास। मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 250-300 लोग तो रिटर्न में कंप्लेन देके गए या नोएडा साइबर थाने में कि भाई यहाँ के थे जो आ सकते थे, और लुटे तो पूरे इंडिया भर से थे। मैं सर बता रहा हूँ आपको, देहरादून का मतलब जो मेरे दोस्त थे वो बात कर रहे थे, मतलब तो देखिए कहाँ के लोग, हर जगह के। इट इज़ तो ये बड़ा आसान हो जाता है। उस समय और भी आसान था, क्योंकि उस समय लोगों को बहुत ही कम अवेयरनेस थी। पर जैसा कि आपने कहा कि लोगों को आज भी अवेयरनेस उतनी ही कम है। आज कोई दूसरा यही स्कीम लेके आ जाएगा तो फिर लाख लोग लुट जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस कितने भी अपराइट हो जाए, पुलिस कितने भी केसेस सॉल्व कर ले, 100% केसेस तो कभी सॉल्व कर नहीं पाएगी। बिल्कुल। और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। यदि आप देखोगे पिछले उसमें, तो पुलिस तो उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रही। तो ये गैप तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। अब ऐसे में सोल्यूशन यही है कि हम सामने वाले को अवेयर कर दें, जो बिल्कुल सर, तभी हम अपने शो से भी कर रहे हैं और भी लोग एफर्ट लगा रहे हैं। पर
चैलेंज ये है कि नहीं, लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही। सर एक तरह का और साइबर फ्रॉड है, मेरा कज़न बता रहा था मुझे। मैं जब घर पे गया, आज नहीं काफ़ी पहले, तो लोग क्या कर रहे हैं, शहरों के बच्चे, छोटे सिटीज़ के या छोटे गाँव के बच्चे, वो कुछ इंटरनेशनली कुछ वेबसाइट्स बना रहे हैं और उन पे वो ना सर्वे कराते हैं। और वो पक्का, मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि वो फ्रॉड काम है। वो सर्वे कराते हैं और फिर उनमें डॉलरों में उनके पास पैसे आते हैं, अलग से वेबसाइट बना लेते हैं और उसके चक्कर में फंसे रहते हैं। वो किस तरीके से होता है और वो क्या चीज़ है? अभी एक केस हुआ, मैं बताता हूँ क्या केस है। और सर इस चीज़ के बाद ना, मुझसे सुन के तेरी निगाह डबडबा जाएगी। अगर वो लोग भी सुनेंगे तो कल को मुझे पकड़ेंगे, आपने क्यों छेड़ा है केस। फ्रीलांसर्स करके एक वेबसाइट्स होती हैं ऐसी, जिसमें फ्रीलांसर्स जॉब, जिसमें आप डेवलप काम करके देते हो, उसी तरह के काम है ये, जिसमें कहते हैं कि सर्वे भी कराओ और उसमें डॉलर में पे करते हैं। पर ये होता क्या है, एक केस हुआ अभी एक बंदे का जिसका EMI कटने लगी और उसने लोन नहीं लिया था। ओके। उसने कहा साहब मैं तो कोई लोन लिया नहीं और मेरी EMI कट रही है। जब पहले ये कट गई तो बैंक के पास पहुंचा, तो बैंक ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो पता पड़ा कि इनके नाम से लोन लिया गया। अच्छा, लोन लिया गया तो लोन दिया किसको, जिनको नहीं दिया? तो बोले वो लोन में था कि इनको कोई मशीन खरीदनी थी। अच्छा, 3 तरह के लोन होते हैं। एक होता है पर्सनल लोन, बिल्कुल। एक होता है जैसे किसी पर्पज़ के लिए आप लोन ले रहे हो, या आपने घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, एजुकेशन लोन है, या कोई मशीनरी खरीदनी है। तो बैंक क्या करता है कि आपसे कहता है कि जैसे आपका जो पैसा होगा सीधा बिल्डर के खाते में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, या जिस कंपनी से आप गाड़ी खरीद रहे हो उसको जाएगा, आपको पैसा नहीं आएगा। या एजुकेशन लोन ले रहे हो तो सीधे यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफ़र होगा। या आपने कहा मशीनरी खरीदो हो तो आपसे कहेंगे साहब 3 कोटेशन दे दो, जो सबसे ज़्यादा कोटेशन सबसे लो वाला होगा उसको हम दे देंगे। सो इस तरह के प्रोसेस हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके नाम से किसी ने लोन ले लिया और इस तरह का लोन लिया, इंडस्ट्रियल लोन, और उसमें उन्होंने 3 फर्जी कंपनी दिखाई, 3 या 2 असली होंगी, 1 फर्जी होगी। जो फर्जी वाली है उसका कोटेशन सबसे कम है, और सबमिट कर दिया। बैंक ने पैसा भी दे दिया उस सबसे फर्जी वाली कंपनी को, और वो फर्जी वाली कंपनी को पैसा मूव कर दिया, लोन आपके नाम पे निकल गया, EMI आपके अकाउंट से कटेगी पर पैसा आपको आया ही नहीं है। सर कैसे, ये कैसे? तो ये होता क्या है कि आपको कॉल आया, ओके, तो पूरा मोडस ऑपरेंडी देखिए कि साहब आपको लोन चाहिए, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। क्या इंटरेस्ट है? बहुत ही 0.5% ईयरली, 0.5% मंथली, कुछ टाइप के वो बोलेंगे कि वो 6% हुआ, ऐसा कुछ हो। बहुत बढ़िया साहब, ले लेते हैं, इंडस्ट्रियल है, ऐसा भी है, पर्सनल, आप पेपर दे दीजिए। पेपर ले लिया आपके, फिर वो आपके नाम से लोन अप्लाई कर देंगे, पर उसमें वो लोन का रीज़न बदल देंगे। आपने कुछ और रीज़न दिया और उन्होंने कोई रीज़न बदला है, और थोड़ा मैनिपुलेशन डेफिनेटली करते होंगे। बैंक ऑफिसर्स भी कई बार इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसमें है क्या कि आपके पेपर हैं, आप इन्हें साइन किया है, आपने जिस ऑब्जेक्टिव से किया था कि मुझे तो ये मशीन लेनी थी, उन्होंने उस मशीन को चेंज करके कुछ और करके 3 कंपनीज के कोटेशन डलवा दिए। आप फॉलो कर रहे हो कि मुझे पैसा आया नहीं, आपको पता तब पड़ता है जब आपकी EMI कट जाती है। एक्चुअली वो अप्रूव हो चुका है लोन, पैसा उस कंपनी को भी जा चुका है, बिकॉज एवरीथिंग वॉज प्रॉपर। आपका वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भी हुआ, जो भी वेरिफिकेशन है आपने किया, क्योंकि आप तो लोन अप्लाई कर ही रहे थे। हाँ, आपको ये नहीं पता कि वो लोन अप्रूव हो चुका है। ओके, वहाँ गैप आ गया, क्योंकि आए नहीं सर उसके बाद, क्योंकि आपका पैसा भी नहीं आया और आपकी जिस कंपनी को जाना था उसको पेमेंट नहीं गया। वहाँ वो चीज़ें बदल गई। एग्जैक्टली, वो पैसा किसी और कंपनी को चला गया। अब ये केस खुलेगा तभी जब आप बैंक को कंप्लेन करोगे कि भाई कुछ गड़बड़ है। वो तब करते जाओ, EMI कटती है। तो लोन विदाउट EMI सॉरी EMI विदाउट लोन करके मैंने स्टोरी सुनाई। और ये इसमें जो वो कंपनीज हैं जिसके नाम पे पैसा जाता है, उनकी वेबसाइट हमने इन्वेस्टिगेट की। ओके, तो पता पड़ा कि जो लोग वो वेबसाइट बना रहे हैं वो सारे फ्रीलांसर्स हैं, और उनको उठा लिया हमने। उनको पता पड़ा कि साहब हमसे तो डॉलर में पेमेंट आया, तो हमने कहा हमने बना दी। हमने कहा तुम ही मैनेज कर रहे हो इसको, तुम ही होस्ट कर रहे हो, तुम ही चला रहे हो, क्योंकि उनको सब चाहिए होता ना। बिल्कुल, बैंक से जब लोन आप निकलोगे तो दे नीड एवरीथिंग इंटैक्ट। तो ऐसे बहुत सारे, और उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए उस पर सर्वे वर्वे करके डेटा वेटा बना के हिट्स वेट्स करा के वो भी करते होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन ये गेम है एक वर्चुअल आइडेंटिटीज़ क्रिएट करने का, इंगेजिंग फ्रीलांसर्स एंड इंगेजिंग पीपल थ्रू इट, सो दैट उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। कई बार SEO करने में भी हेल्प करती हैं ये चीज़ें। तो मेरे ख्याल से इनसे बचें, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़्यादा करते रहे, हालत मतलब बहुत ख़राब है। और मतलब नॉर्मल बच्चे, मानिए 12वीं पास बच्चे ये काम कर रहे हैं और इस तरीके से। सर मान लीजिए, चलिए ये तो वेबसाइट का फ्रॉड हो गया, अब ATM वाले फ्रॉड पे भी आ जाते हैं। थोड़ा जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब ATM क्लोनिंग मतलब इतनी ज़्यादा आम हो गई है। प्लस ऐसा होता है लोगों की, उसके लिए आप थोड़ा ये भी बताइए कि मतलब ऐसा क्या होता है कि मतलब ATM लगाया और पैसे निकलते बाहर आ गए। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई क्रिमिनल्स जो हैं पैसे सारे निकाल लेते हैं। नहीं, वो तो ATM मशीन की अवेलेबिलिटीज़
कुछ होती हैं तभी ऐसा होता है। तो जो हमारे जितनी भी ATM मशीन अभी चल रही हैं वो सारी विंडोज़ सिस्टम्स पे चल रही हैं, पुराना वर्जन है सबके पास, वो अपग्रेडेड नहीं है। और उसका रीज़न है कि वो अपग्रेड करने का जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है उस ROI को देखते हुए, इसलिए वो उस पर चलाया जा रहा है। तो मतलब इतना आसान सर हैक करना इनको हो गया? पर वो फिक्स हो जाती हैं, जो वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई होती हैं वो टाइम टू टाइम फिक्स भी होती हैं, लेकिन जब तक फिक्स होती हैं तब तक कुछ सिस्टम्स एक्सप्लॉइट हो चुके होते हैं। तो कई बार ऐसा पाया गया कि किसी ने वो पिन विन लेकर वो कार्ड को होल्ड करवा दिया और उसके बाद पैसा निकलता रहा, ऐसा कुछ किया। कई बार वो जो कीपैड है उसको उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी निकाल ली। कई बार तो आपने देखा वो ग्रीन जैक लगा हाँ, के exactly, वो पूरा का पूरा क्लोनिंग ही कर ली कार्ड की। तो कार्ड क्लोनिंग डिवाइसेस आती हैं, वो उसी तरह के शेप में आती है, तो वो ATM मशीन के बाहर फिट हो जाती है। और उसके बाद एक पिन होल कैमरा होता है जो आपके कीबोर्ड के ऊपर लगा देता हूँ, तो जब आप पिन टाइप कर रहे होते तो वो कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। शाम को बंदा आता है, जितने कार्ड स्वैप किए वो मिल गए उसको, और जो पिन है वो मिल गया उसको। वो भेज देता है अपने दूर गाँव कहीं, और वहाँ पर वो क्लोनिंग करके वहाँ से पैसे निकलने शुरू हो जाता है। तो आपका कार्ड क्लोन हुआ, किसी बाहर के ATM से निकल रहे होते हैं, क्योंकि आपका पिन भी चला गया, कोड भी चला गया। तो ये बहुत हुआ। तो हम लोगों ने गाइडलाइन बनाई कि भाई चेक कर लिया कीजिए कि भाई ऐसा तो नहीं कोई डिवाइस एक्सटर्नल लगी हुई है। फिर ATMs भी थोड़ा सा कॉन्शियस हुए, उन्होंने इस तरह की चीज़ें चेक करना शुरू किया। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम हमेशा करनी चाहिए, जो एक प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि जब भी पासवर्ड डालें तो अपना हाथ ऊपर कर लें, क्योंकि पता नहीं यहाँ कोई कैमरा है या वहाँ कोई कैमरा है या कोई छुपा हुआ कैमरा है जो हमें नहीं दिख रहा। उस समय हम इतना थोड़ा मशीन के आसपास देखते हैं, और हमें 2 मिनट में पैसे निकलना होता है। तो हमेशा अपने हाथ को से कवर करें और पासवर्ड ऐसे डालें। तो उससे क्या होगा, यदि कार्ड क्लोन भी होगा तो पिन तो नहीं पता उसको, और बिना उस OTP के अदरवाइज पैसा निकलेगा नहीं। द ओनली थिंग दे कैन यूज़ इट ऑन ATM, जो आपने बिना पिन के नहीं होगी। तो ऐसे कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस जरूर रखें। कार्ड क्लोनिंग भी, कार्ड अब सिक्योर किए गए, क्योंकि पहले टेप बेस्ड कार्ड आते थे, फिर चिप बेस्ड कार्ड आया। चिप में भी अभी इंक्रिप्शन ऐड किया गया है, तो वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन अभी भी लेगेसी कार्ड भी लास्ट टाइम आप बता रहे थे कि ऐसी कोई डिवाइस है वो कार्ड पूरा क्लोन कर लेता। बिल्कुल, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं होता। अब आप, मेरे पास जो कार्ड है, आपके पास कार्ड है, आपने लास्ट टाइम कब लिया था, 10 साल पुरानी होगा। बिल्कुल। तो वो जो वल्नरेबिलिटी उस समय की थी वो तो Exactly. है, अभी आपने चेंज तो किया नहीं है। तो इस वजह से वो पॉसिबिलिटीज तो रहती हैं कि कोई भी इस तरह की डिवाइस लाके आपके बगल से निकले और कार्ड कॉपी कर ले। तो हो भी रहे केसेस। फिर होता था स्वैपिंग मशीन होती हैं, जो कार्ड स्वैपिंग मशीन होती हैं। तो एक हमने एक रेस्टोरेंट के अंदर पकड़ा था, वो तो पकड़ लिया बाई चांस, क्योंकि आपको याद नहीं होता कि कार्ड कहाँ क्लोन हो गया होगा। हर जगह कई बार पेट्रोल पंप पे आप देते हो स्वैप करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक जगह स्वैप करते हैं, दूसरी जगह स्वैप कर लेते हैं, दूसरी मशीन आपके सामने देते हैं। एक कार्ड क्लोनिंग मशीन होती है। अरे ये तो सर बड़ा खतरनाक तो चीज़। आपको हमेशा अपने हाथ में लेके ही स्वैप करना है। उसको दे दिया, वो जगह और उधर कुछ करके उसने कहीं डाल दिया, आपको क्या पता। बिल्कुल। ऐसे वेटर करते थे, रेस्ट आएंगे साहब, कार्ड ले गए आपका, फिर मशीन में कहाँ लगा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हुई हैं। और फिर आदमी के जब पैसे निकलने शुरू हुए तो उसने कंप्लेन की, पर पता पड़ा कि आपका कार्ड क्लोन हो चुका है, पैसे तो वहाँ से निकल रहे हैं। तो उसमें होटल, उसमें तो क्या होता था कि वैसे पिन भी डलवा रहे हैं आपसे, तो वो कैमरे जो लगे होते हैं ना, CCTV, उसमें कई बार दिख जाता है वो, या वो आदमी पीछे खड़ा होकर देख लेता है, या वो नहीं देखेगा, कोई दूसरा वहाँ से निकल के देखेगा। सो वो टेक्निक्स यूज़ करते थे। तो ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, हमने कई सारे ऐसे मामले देखे जहाँ पर वेटर्स इन्वॉल्व भी थे। लेकिन इन सब के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे तो जैसे कि मैं क्या तरीका इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया था कि जो आप वायरलेस टच वाले पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि अक्सर करते हैं। बिल्कुल, अक्सर करते हैं, जैसे कि, तो उसकी एक लिमिट होती है कि आप एक दिन में, पर शायद 5,000 थी, अभी 10,000 है, इतनी रहती है NFC 10,000 के करीब लिमिट होगी। तो उससे एक रिस्क ये रहता है कि 10,000 तो निकल ही सकता है आदमी का, उसके बाद वो अगले दिन निकालेगा 10,000। यदि आप बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में पैसा रहता है तो कई बार लोगों को 3-3, 4-4 दिन तक पता भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो 10,000 चुपचाप निकल रहा होता है या टुकड़ों में निकल रहा होता है। तो उनको लगता है ठीक है, कोई पेमेंट होगा क्रेडिट कार्ड का, किसे निकल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें नोटिस में रखिए, ध्यान रखिए, नहीं तो डिसेबल कर दीजिए, यू हैव एन ऑप्शन। बिल्कुल। तो या उसका लिमिट बहुत कम कर दीजिए। आपके हाथ में जैसे बैंक के अंदर जो बैंक ऐप होती है, उसके अंदर हर एक का लिमिट होता है कि आप कितना अमाउंट पर डे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं विद दिस कार्ड। तो यदि आपने वो लिमिट 500 कर दी तो 500 से ऊपर पे वो अलाउ ही नहीं करता।
सर अभी आपने जैसे बात की कि अवेयर रहना चाहिए, तो एक चीज़ और बताएं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, कि उनको कैसे पता लगे कि उनका डिवाइस, फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन की बात करें, सारे काम फ़ोन से करते हैं, कि वो हैक वैक तो नहीं हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई कैसे पता लगे कि मेरा फ़ोन में कुछ ऐसा सेटअप तो नहीं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं है। देखिए, इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं है। ओके। सबसे पहले तो क्योंकि जिस चीज़ को हम हैकिंग सोचते हैं 90% या 80% टाइम वो चीज़ें नहीं हो रही होती आपके फ़ोन में, कोई आपके फीचर्स हैं जो मिसयूज़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमें फीचर ही नहीं पता है कि ऐसा कुछ है, इस वजह से हमें परेशानी हो रही है, हमने खुद ही कुछ गलतियाँ कर रखी है। हैकिंग इन द सेंस, हैकिंग तभी मैं मानूंगा जब कोई रिमोटली आपका फ़ोन बिना आपकी परमिशन के एक्सेस कर रहा हो, उस चीज़ को मैं एक्चुअल हैकिंग अटैम्प्ट मानता हूँ। या उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि आप उसके वाईफाई नेटवर्क में थे और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली, या बीफ अटैक किया ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क से जो होता है, तो उसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक की ज़रूरत होती है। पर जो सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू आपको परेशान कर रहा है वो कोई भी कर सकता है, वो ऐसा भी कर सकता है जो टेक्निकल जिसको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए उसको हैकर बोलना, उसको फ्रॉडस्टर्स बोल सकते हैं आप। सर वही ना, मान लीजिए आपके लिए हैकिंग सर यहाँ पे मतलब हाँ, आम लोगों के लिए तो नहीं, आम आदमी हर चीज़ को हैकिंग समझ हाँ, लेता वही है। वो कहने का तो मतलब इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अलग इसलिए करना चाहता हूँ कि इतना डरने वाली बात नहीं है कि कोई कुछ इतनी आसानी से कुछ भी कर लेगा। हाँ, होता है, पॉसिबल है, मैंने पहले भी इस्टेब्लिश किया, लेकिन आप उतने इम्पोर्टेंट होना चाहिए किसी के लिए एग्जैक्टली कि वो सारे तरीके करे, क्योंकि लेकिन जिस तरीक़ों से आप परेशान होते हो उसमें गलती आप कर रहे होते हो, मोस्टली आप कोई इग्नोरेंस की वजह से या कुछ। तो जैसे कि हम पता कैसे करें कि फ़ोन हैक हुआ है, तो जो 4 चीज़ें अभी नॉर्मली प्रैक्टिस में आ रही हैं उसमें क्या होता है कि आज ही के कम से कम दिल्ली में तो भर भर के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। कैसे हैक हो रहे हैं कि साहब वो कॉल फॉरवर्डिंग किसी ने सेट कर दी थी, कोड भेजा था। अच्छा हाँ सर, कई बार तो आप खुद ही कोड भेज देते हो, आपको किसी दोस्त के नंबर से आया कि वो मेरा कोई वो आया था, आप भेजना, एक SMS आएगा और आपने भेज दिया। इतना भी आसान होता है। कई बार वो कोई बहाना मार के कि भाई मैं आपके लिए कुरियर लेके आ रहा हूँ, उसका कोड है, या कोई और रीज़न दे दिया और आपने वो डायल कर दिया और आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई। कॉल फॉरवर्डिंग सेट हुई तो आपका OTP उसको जाने लगा, कंप्रोमाइज़ कर लिया। कॉल मर्जिंग से भी OTP निकल जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। वॉइस मेल सेटअप करके भी निकल जाता है, और भी बहुत सारे जूम कॉल के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था, केस सुनाया, निकल जाता है। तो ये सारे तरीक़ों से OTP निकला और उसके बाद आपका व्हाट्सएप या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कंप्रोमाइज़ हुआ। इसमें गलती आपसे हुई है, बिना आपकी गलती के उसने नहीं कर पाया। तीसरा जो OTP इज़ वन थिंग। सेकेंड है कि आपसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लेना। तो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल क्यों की थी? क्योंकि आपको भरोसा था सामने वाले पर, जब उसने कोई बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ की है, या आपके बच्चे से करवा ली है, या वाइफ से हो गई, या पेरेंट्स से हो गई, लेकिन कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हुई और उसकी वजह से डेटा बाहर गया या पैसा बाहर गया, जो भी हुआ। तीसरा, कोई लिंक क्लिक करा लेना, जैसे मैंने आपसे बोला। अब लिंक क्लिक करा के वो इमीडिएट एक्शन होगा। लिंक क्लिक करके परमानेंटली फ़ोन हैक होगा, इसके चांसेस कम है, लेकिन उस समय वो एक्शन हो जाएगा कि आपका पैसा निकल गया या कुछ हो जाएगा। क्योंकि उसका जैसे आप मोस्टली लिंक ब्राउज़र में खुलता है, तो ब्राउज़र रिलेटेड एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हो सकती हैं। कई बार लिंक पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी खुल जाता है, क्योंकि आपने वो उस तरह की सेटिंग्स होती हैं, जैसे पेमेंट्स, बिल्कुल लिंक्स एंड ऑल। तीसरा जो इसके अलावा जो तरीका आता है, सो आपने ऐप हो गई, OTP हो गया, लिंक हो गया, QR कोड हो गया। ये 3-4 तरीके हैं जिससे कि आपके फ़ोन को हैक किया जा सकता है। अब QR कोड से में भी क्या होता है कि उसने एक कहानी बनाई और आपने खुद ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। सो कोर ये है कि फ़ोन हैक हुआ क्यों? क्योंकि आपने कुछ इंस्टॉल किया। एग्जैक्टली। तभी तो पूरा। अब कई सारे ऐसे टूल हैं जो रिमोट एक्सेस दे देते हैं, जैसे कि एक टूल है AirDroid करके। ओके। वो आपके फ़ोन में किसी ने इंस्टॉल कर दिया तो वो रिमोटली कंट्रोल कर सकता है पूरा एंड्रॉयड फ़ोन। और ऐसे और भी हैं बहुत सारे। मैंने आपको बताया था पिछली बार WTMP बताया था, या सेल्फी इंट्रूडर है, या अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना लोग जाएंगे। मुझे लोग फीडबैक देते हैं सर आप मत बताया करो ज़्यादा, क्योंकि लेकिन ऐसे टूल हैं, लोग कई बार पॉजिटिव यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ज़रूरत होती है। तो एप्लीकेशन यदि आप जब तक इंस्टॉल नहीं करोगे, फ़ोन तो हैक नहीं होगा। ओके, मतलब खुद से कुछ गलती करते हैं तब जब खुद से। सर हमने मोबी आर्मर की बात की थी, उस पर कमेंट आ रहे थे बहुत सारे लोग, कह रहे थे यार वो डेटा नहीं ले रही क्या लोगों का? हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है। और बहुत सारे कमेंट थे। तो मैं एक तरीका बताता हूँ चेक करने के लिए कि यार ये एप्लीकेशन मेरा डेटा तो ले रही है या नहीं ले रही, देखने के लिए कैसे करें।
प्ले स्टोर पर जाएँ, बिल्कुल मैंने आपको पीछे बोला था प्ले स्टोर से फेसबुक का देखना, मुझे फेसबुक सर्च करें, बिल्कुल फेसबुक पर क्लिक करें, 5 बिलियन प्लस यूज़र होंगे, तो एक पेज खुल जाएगा, जैसे नीचे लिखा होगा डेटा सेफ्टी, लास्ट में जाएंगे तो एक ब्लू या ग्रीन कलर का बटन होगा सी डिटेल्स करके, सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो पेज खुल जाएगा जिसमें प्ले स्टोर पर फेसबुक ने खुद बताया है कि मैं ये डेटा आपका लेता हूँ। डेटा कलेक्टेड करके एक ऑप्शन आएगा और नीचे बताएगा कि मैं आपका लोकेशन लेता हूँ, सारी ईमेल पढ़ता हूँ, सारे एसएमएस पढ़ता हूँ, सारे हेल्थ रिकॉर्ड देखता हूँ, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखता हूँ, आपकी आवाज़ें भी सुनता हूँ, आपकी साउंड रिकॉर्डिंग्स भी लेता हूँ, आपके पॉलिटिकल बिलीफ भी पता है मुझे, रिलीज बिलीफ सब बताएगा। तो आपको लग जाएगा हाँ सब एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। आपको वहाँ जाके शायद अभी पहली बार आप देखोगे जब मैं आपको बता रहा हूँ, गो एंड सी दैट। एग्जैक्टली सर, समझना चाहिए उसको देखिए आप। और ये जब भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें देखें, चाहे वो डिस्कॉर्ड हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, देख लें एक बार कि भाई ये डेटा क्या ले रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आप ना यूज़ करें, पर पता तो हो कि ये डेटा ले रहा है, वो तो आपका राइट है। और वो प्ले स्टोर पर कोई एप्लीकेशन तब तक इंस्टॉल नहीं आएगी नहीं जब तक वो ये नहीं बताएगा कि वो डेटा क्या क्या ले रहा है। और प्ले स्टोर ये अश्योर करता है कि ये नीड टू नो बेसिस पे ले रहा है कि नहीं। हालांकि कुछ को वो दे देता है मैंने पिछली बार ही बताया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फेसबुक को सारे डेटा देने की ज़रूरत है, तो उसको दिया गया है। वैसे ही आप मोबी आर्मर का चेक करें, मोबी आर्मर ढूंढें, ऊपर पेज खुलेगा, नीचे जाएं, सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो डेटा कलेक्टेड में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें योर ईमेल आईडी। उसके अलावा कोई दूसरा डेटा नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं उसकी डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि हमने ये ऑडिट करा रखा है मल्टीपल प्लेटफॉर्म से। ये कंटेनराइज एप्लीकेशन है। कंटेनराइज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हर एक यूज़र के लिए कंटेनर क्रिएट होता है, उसी में उसका एग्जीक्यूशन होगा। जैसे आपने कहा मुझे लिंक स्कैन करनी है, या मुझे एप्लीकेशन स्कैन करके देखनी है, या मुझे कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है, तो उस कंटेनर के अंदर होगी। वो कंटेनर जैसी एक्टिविटी खत्म होगी, कंटेनर डिस्ट्रॉय हो गया। तो उससे क्या होता है कि आपकी चीज़ के लिए एक स्पेशल ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर वो रन होकर आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। बाकी सर्वर को इससे कोई लेना देना नहीं। तो कोई डेटा एज पर सर्वर पर नहीं रहता उससे। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इसलिए लिया जाता है, उसके 2 रीज़न है। क्योंकि हमें ओसेंट करके देखना है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करके, कि आपका ईमेल या फ़ोन गलत जगह तो नहीं पड़ा है, पोर्नोग्राफिक साइट पे तो नहीं पड़ा है, डिस्कॉर्ड ये बम्बल टिंडर जैसे प्रोफाइल तो नहीं बने हुए। आपने बना रखे, बहुत अच्छी बात है, वो भी देखेंगे। इफ़ इट इज़ विद योर परमिशन, वेरी गुड। इफ़ इट इज़ विदाउट योर परमिशन, तो आप उसको हटा सकते हैं, या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर। तीसरी चीज़ कि आपकी ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग मिसयूज़ करने लगे उस ऐप का। यदि मैं वेरीफाई नहीं करूँगा आपकी मोबाइल नंबर को, और लोग बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पर अटैक कर सकते हैं। उस वजह से वो क्या करेंगे, फर्जी नंबर से लॉगिन करके फर्जी रिक्वेस्ट भेजना शुरू करेंगे, और सर्वर बिजी है, फर्जी रिस्पॉन्स ये होता है। तो इसलिए एक बार ऑथेंटिकेटेड यूज़र चाहिए, क्योंकि इट इज़ ए वेरी कॉस्टली अफेयर। ये जो काम है, इसको करना अपने आप में बहुत कॉस्टली है। ये अभी तक एंटरप्राइज लेवल पे होता था। ये ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन पहले नहीं था। ये एंटरप्राइज लेवल पर ईमेल स्कैनर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लिंक स्कैनर हर जगह होते हैं। पर ये B2C लेवल पर लाने के लिए उस कॉस्ट को उतना कम करना पड़ता है, ताकि फ्री पे भी वो यूज़ हो जाए। वो एक एफर्ट, बहुत बड़ा एफर्ट। इंटरप्राइजेस तो पे कर ही रहे, वो तो करते ही है सारी चीज़ें, लेकिन हैक तो आम आदमी हो रहा है ना, एंटरप्राइज तो इतना तो बिल्कुल। सर, फेसबुक की आपने बात की, एक क्वेश्चन फिर से मेरे जहन में आ गया और डेटा पे ही आ गया कि मतलब हमने बात की कि चाइना के बाद डेटा, लेकिन ये फेसबुक इतना डेटा का क्या कर रहा है? मतलब अगली बार एक काम करते हैं, मार्क जुकरबर्ग को बुलाते हैं। मतलब हद हो रही है। आप देखना, इसमें सुंदर पिचाई का ही एक इंटरव्यू है जो पार्लियामेंट में हुआ है। वीडियो काफ़ी वायरल होता है, जिसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने US के उनसे सवाल जवाब किया और उनसे चीज़ें पूछी, और बहुत वायरल होता है वो वीडियो। उसमें उनसे ऐसे सवाल पूछे गए कि क्या आप हमें 24 घंटे सुनते हैं, आप इस डेटा का क्या करते हैं, क्या आपको पता है कि रात में किस होटल में रुका था? तो उसने 90% के आंसर यस ही दिया, और जो 10% को नो बोला है वो भी इनडायरेक्टली कि नीड टू नो बेसिस पर, मतलब कभी करते हैं कभी नहीं करते, मतलब उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल किया। बट यदि आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उसने एक्चुअली सब कुछ एक्सेप्ट ही किया है कि हम ये कर रहे हैं। तो करते क्या हैं? बिकॉज यदि उनको आपको चीज़ें बेचनी होती तो वो तो टीवी के टाइम से बेच रहे हैं, वो तो ऐड दिखा दिखा के बेच ही रहे हैं चीज़ें। उनका पर्पज़ सिर्फ चीज़ें बेचना नहीं है। ओके। उनका पर्पज़ उससे ज़्यादा खतरनाक है। उनका पर्पज़ है कि मैं आप
इससे पहले कि मैं आपको वो चीज़ बेचूं, मैं आपके लिए नीड खड़ा कर दूंगा। ओके, मैं आपके दिमाग में सीड कर दूंगा कि ये आपका विज़न है, ये आपका सपना है, ये आपकी चाहत है। तो मैं आपकी डिज़ायर्स, आपके डर, आपके एस्पिरेशंस, आप क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या इंटरेस्ट है, सब कुछ मैं डिसाइड करूँगा। और ये होता है। कितना खतरनाक चीज़ है सर ये। इसको बोलते हैं कि कंट्रोलिंग अदर्स। तो इतना डेटा इसलिए लिया जा रहा है कि मैं आपको कंट्रोल कर सकूं। और कंट्रोल सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे छोटे मोटे गेन चाहिए, बिल्कुल, ये किसी भी हद तक जा सकता है। ये सरकारें गिरा सकता है, ये प्रोडक्ट्स ख़त्म कर सकता है, ये कंपनीज बर्बाद कर सकता है। मैं आज आपके दिमाग में एक चीज़ सीड कर दूं कि यार ये कंपनी बेकार है, ट्रस्ट खत्म, बिल्कुल बिल्कुल, और वो बैठ गया, तो वो कंपनी खत्म। अब आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आप इतना डिटेल रिसर्च करो। मैं कुछ इलॉजिकल लॉजिक देके, आजकल क्या हो गया कि हमारा दिमाग ना लॉजिक्स बड़ी जल्दी मान लेता है। किसी ने कोई भी लॉजिक दे दिया, हाँ ठीक है। बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं मार्केट में कोई भी लॉजिक देके कुछ भी कन्विंस कर दिया, क्योंकि लोगों को लगता है लॉजिकल बात कर रहे हैं तो ठीक ही होगी। एग्जैक्टली, पर वो लॉजिक गलत भी तो हो सकता है। सो ये एज ए टूल यूज़ होता है बाय दीज प्लेटफॉर्म्स कि आपकी अंदर यदि कोई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई डर क्रिएट करना है, तो मैं एक लॉजिकली चीज़ परोसूंगा और आप उसको मान लोगे। फिर आप सवाल जवाब नहीं करते, बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम जाके डिटेल में रिसर्च करें, देखें, और उस वजह से इट बिकम्स मच ईजियर फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स टू मैनिपुलेट अदर्स। आई थिंक दिस इज द फाइनल पर्पस। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बिल्कुल, पर ऐसा हो रहा है। मैं फील करता हूँ, आपने भी फील किया होगा कई बार, कि हम कई बार बातें कर रहे होते हैं और वो चीज़ें हमारे संग होने लगती हैं, और जबकि हमने अभी डिसीजन लिया नहीं है, पर वो चीज़ें वैसी होने शेप, क्योंकि वो सुन रहे हैं, उसके बाद वैसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, और फिर हमारा माइंड भी वैसा बन जाता है कि चलो अब स्पेन की बात कर रहे थे, अचानक 6 महीने बाद स्पेन में दिखाई देते हैं, तो ये कैसे हो गया था ये मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, ये कोई है जो पर्पसफुली आपसे करा रहा है। एक चीज़ सर मेरे को भी मतलब ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए जो लोग 40s में चले गए, 50s में चले गए, तो उनको कंपनियां ना, उनको लगता है कि यार ये ना हमारे काम के अब रहे नहीं, ये हमारे कंज्यूमर नहीं रहे, लेकिन अभी टारगेट कर रहे हैं छोटे एज के बच्चों को। मतलब वहाँ पे जो है मान लीजिए 8 साल 10 साल है, उससे भी छोटे 13-14 साल के बच्चे रील्स में लगे हुए हैं, सब कंटेंट देख रहे हैं, उनको ऐसा वहाँ पे लगा दिया है, और ये नए कंज्यूमर बना रहे हैं आगे जाके। देखिए, आपको पता है चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि बच्चों को 45 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस ना दिया जाए, टीनेज बच्चों के लिए, और यदि देंगे तो पेनल्टी क्लॉजेस भी हैं। क्यों भाई? हमने चाइना से ही स्टार्ट की थी कहानी कि 2000 से उन्होंने बंद कर दिया डेटा वेटा। वो इतना प्रोएक्टिव सोच रहे हैं, उनको पता है कि जितना ये रील देख रहे हैं ना बच्चे, ये देश बर्बाद कर देंगे। ये कहीं कुछ प्रोडक्टिव यूज़ होने वाला नहीं है। रील देख के कोई बंदा साइंटिस्ट नहीं बना आज तक, रील देख के कोई बंदा ऑथर नहीं बना आज तक, रील देख के कोई बंदा कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन सकता। तो ये जो रील आपको सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है, बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए आपको शायद एक्साइटमेंट देगी क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ जाता है चीज़ों में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो मेरे ख्याल से ये चाइना ने कर दिया, वो इंडिया को भी करना चाहिए, बाकी देशों को भी करना चाहिए कि हम कम से कम टीनेज को रोक लें, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। बिल्कुल, आपकी एनर्जी लेवल बेस्ट है, आप ओलंपिक में गोल्ड ला सकते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाई में कर सकते हो, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर सकते हो, इफ़ यू गिव फुल फोकस देयर। फोकस ही नहीं रहा, बिल्कुल सर, वो 10-15 सेकंड का फोकस रह गया। आदमी इतनी जल्दी डिटैच हो जाता है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं है, खाने में भी नहीं है। अच्छा, उसके आपकी हर चीज़ में इम्पैक्ट कर रहा होता है, आपकी लाइफस्टाइल में इम्पैक्ट कर जाता है, आपके टेस्ट, खाना, आपके क्या कहते हैं इंटेलेक्ट, आपके रिलेशनशिप्स। मुझे अक्सर स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चे माँ बाप से बात करना बंद कर दिए। टीनेज बच्चे 14-15 साल के बड़े बड़े स्कूलों से आते हैं, प्रिंसिपल के फ़ोन आते हैं कि साहब अमित जी वो एक जेनरिक प्रॉब्लम है कि टीनेज बच्चों ने माँ बाप से बात करना बंद कर दिया। वो जाते हैं अपने रूम में बंद हो जाते हैं, फिर वो चाहे वो रील देख रहे हो या लैपटॉप पर हो, एंड दे आर एग्रेसिव ऑल्सो। उनके जो रिएक्शन ऐसे हैं कि माँ बाप डरने लगे हैं कि यार क्या करें, ऐसा तो नहीं किए। अच्छा, बच्चे इतने सेंसिटिव हैं, बच्चों को पाला ऐसे गया है कि उनको कभी कोई दुख दर्द देखा नहीं, कभी झापड़ भी नहीं मारा गया, कभी हार भी नहीं है। तो अब यदि उनको कुछ कर दोगे तो कब उस एक्सट्रीम एक्शन ले जाते हैं, एकदम नफरत करने लगे आपसे, क्योंकि उनको वो चीज़ें पता ही नहीं है। सो वो हमने चूंकि बचपन से उनको प्रोटेक्टिव रखा है, वो ज़्यादा खतरनाक रिएक्ट करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ओवर यूज़ ऑफ इंटरनेट एक्सपोजर। इसको डिटेल में हम अगली बार डिस्कस करेंगे कि हर एक एप्लीकेशन आपके दिमाग को कैसे प्रभावित करती है। एग्जैक्टली सर, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताया। आई थिंक यही टाइटल भी रखेंगे उसका कि हर एक ऐप्स जो है, मतलब नेक्स्ट एपिसोड मैं बताऊंगा स्नैपचैट से कैसे आपका दिमाग खेल लिया जाता है, या डिस्कॉर्ड से कैसे खेल लिया जाता है, या इंस्टाग्राम से कैसे खेला जाता है। और नॉट बिकॉज कि आई वांट टू स्केयर यू,
पर जब आप जानोगे कि ये फीचर है और वहीं से निकला लूँगा मैं, तो आप हिल जाओगे, यार ये तो मैंने सोचा नहीं था कि यार ये फीचर इसलिए क्यों होगा, और उसका इम्पैक्ट टीनेज पे कैसे पड़ता है। तो ये स्पेशली मैं स्कूल्स में बोलता हूँ बताने के लिए, क्योंकि बच्चों को पता पड़ जाए, और उनको कभी नहीं बोलता कि आप रिमूव कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। मेरी शुरुआत यहाँ से होती है स्कूल में कि पहले आप मुझे बताओ कि यदि आपको इंटरनेट पर अदृश्य होना है, एनोनिमस होना है, तो क्या क्या तरीके हैं, और बच्चे बताना शुरू करते हैं, और टीचर्स ऐसे बैठे होते हैं और वो काँपना शुरू जाते हैं, यार इनको तो सब पता है इतने इंटेलिजेंट बच्चे मेरे ही हैं। फिर मैं बताना शुरू करता हूँ कि देखिए अब चूंकि आपने तरीके सीख लिए हैं, जान लिए, अब इससे आपको क्या खतरे। तब फिर वो घबराना शुरू होता है कि यार हमने क्या कर लिया है लाइफ में। तो ये सच जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसके लिए हम एक डिटेल बिल्कुल सर, एक चीज़ इस पे डिस्कस करूंगा और तुम बाद में डिस्कस करेंगे कि इंस्टा वगैरह जितना भी सब है ना, मतलब बच्चों में मैंने देखा है, मतलब इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसकी वजह से आपने बताया लोग सुसाइड तक करने में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो आप क्योंकि आप किसी स्कूल में जाइए, बच्चे से बोलिए क्या बनना है आपको, तो आपको एक अच्छे खासी तादाद में बच्चे बोलेंगे इन्फ्लुएंसर बनना है। हाँ सर, ये कितने लाइक्स, 30-40% बच्चे बोलेंगे इन्फ्लुएंसर बनना है। मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर क्या होता है, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले कोई नहीं जानता था कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है। इट हैज़ बिकम ए न्यू प्रोफेशन एंड इट हैज़ बिकम ए वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन कि भाई साहब ये तो पैसे ही कमाता है, ऐश करता है, खाता पीता है, वीडियो बनाता है। उनको उसके पीछे का एफर्ट नहीं पता कि जो भी वो कर रहा है इन्फ्लुएंसर, वो कितना पेन ले रहा है, कितना पढ़ाई कर रहा है। यदि आप यहाँ बैठ के 1 घंटे का डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपने 4 घंटे मेहनत की, 5 घंटे आपने सवाल ढूंढे क्या हो सकते हैं, या जो भी जिस मैटर में डिस्कशन चल रहा है वो नहीं दिखता उनको, या 4 वीडियो बना के नाचने वाले कर देंगे। आई थिंक ये फ्यूचर नहीं, ये आज का ट्रांजिशन फेस है। हो सकता है वो इन्फ्लुएंसर बन भी गए हो पर वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, किसी को वो बार बार देखना पसंद नहीं होगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो शायद एक गलत मैसेज चला गया बिकॉज ऑफ अभी जो चीज़ें इतनी आसानी से कुछ हो गई उस वजह से, और ये हमेशा होंगी, कुछ चीज़ें हमेशा लोगों को आसानी से मिल जाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग वैसे अचीव करते होंगे। मेरे ख्याल से बच्चों को मैसेज उस तरह से नहीं पहुँचाएगा, और बच्चे प्रेशर में हैं क्योंकि वो देखते हैं कि फलाने के 5,000 फॉलोअर हैं, मेरे 4,000 हैं, उसके 700 है। वो कंपटीशन अभी से चल रहा है। दूसरा क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन के थ्रू पता पड़ती हैं, रिलेशनशिप रेटिंग पता पड़ती है कि इसका रिलेशन उससे कैसा है। अब उसको लगता है ये लड़की उससे तो बात करती है, मेरे से करती नहीं है, वो फालतू में डिप्रेशन में है क्योंकि ओवर एक्सपोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। या ये 4 लड़के देखिए एक फ़ोटो डाली मैकडी में बर्गर खाने गए, मुझे तो बुलाया नहीं। ये सारी चीज़ें इससे पहले नहीं थी, बट बिकॉज द एप्लीकेशंस एंड द टू मच एक्सपोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स एंड शोइंग ऑलवेज हैप्पी फेसेस, हर आदमी हमेशा खुश नहीं होता है। बिल्कुल सर, और होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं तभी तो पता लगेगा खुशी जब क्या तक है। आप दुखी नहीं होगे, डिप्रेशन नहीं होगे, आप कुछ करने के लिए एग्जैक्टली प्रोत्साहित ही नहीं होगे। तो ये प्रॉब्लम है, बच्चों को लगता है हमेशा खुश है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ बैठ के हंस रहे हैं, हमेशा नहीं हंसते हैं। सर बल्कि एक कमेंट आया था उस पर कि यार मतलब आप इतनी सीरियस डिस्कशन करते हो तो सीरियस रहा करो, हंसा मत करो। देखिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हंसी हंसी में सीरियस बातें कर जाएं। एग्जैक्टली क्योंकि सीरियस बातें सीरियस करने से इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। एग्जैक्टली आप ये बहुत बड़ा एफर्ट है वैसे, क्योंकि मैं आपको बहुत टेक्निकल चीज़ें बताने लगूँ, डूज एंड डोंट ज़्यादा पढ़ाने लगूँ कि देखो आप ये करोगे तो सेफ, ये करोगे तो अनसेफ, तो आप 5 मिनट के बाद कहोगे भाई साहब कोडिंग वोडिंग में आ जाए उसमें। हाँ, मैं इस चीज़ ना याद रखने वाला हूँ और मैं जाके सुबह सुबह करूँगा भी नहीं। मैं फिर QR कोड स्कैन कर दूँगा। जो मैं आसानी से याद रख सकता हूँ वह कहानियाँ। बिल्कुल। मुझे 2-4 कहानियाँ सुना दो। मैंने शायद पिछली बार भी बोला था कि कोई मुझे बोले कि यार एक्सप्रेस वे से गाड़ी चलाओ ना, ध्यान से चलाना। ठीक है, एक बार सुन लूँगा, मैं ध्यान से चलाऊँगा। एक्सप्रेस वे से गाड़ी चलाओ, ध्यान से चलाना। देखो क्या ध्यान से चलाना, ध्यान से चलाता हूँ मैं क्या ध्यान से चलाऊँ। तो अब इसमें मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। पर यदि वो एक कहानी सुना दे मुझे कि यार एक्सप्रेस वे से कल मैं जा रहा था, सामने से कोई एग फेंक के मारा और उसके बाद मैंने अपना वाइपर ऑन किया तो फ्रॉथ जम गया, उससे कोई बगल से आया, गन लगाई, मैं गाड़ी से उतर गया और गाड़ी लेके चला गया। अब मुझे पता है मुझे क्या नहीं करना है। बिल्कुल। सो अनलेस अंटिल वी हैव ए कंप्लीट मोडस ऑपरेंडी स्टोरी, सामने वाले को भी वो बैठेगा नहीं। सर एक चीज़ और आ गई, मतलब क्वेश्चन ना रुक नहीं रहे हैं, लेकिन मैं एक Time दो भी हो क्वेश्चन रहा है। और करूँगा आपसे। इसमें एक चीज़ सर ये बताएं, मतलब पेरेंट्स जो हैं बच्चों की प्रोफाइलिंग करवा रहे हैं सोशल मीडिया से। फॉर एग्जांपल बच्चा अगर 10-15 दिन का है वो उसका फोटो आ जाएगा, 25 दिन का होगा वो फोटो आ जाएगा, और बहुत सारे फोटो स्टेटस पे लग जाएंगे, फेसबुक पे लग जाएंगे, और इसका नुकसान नहीं पता कि प्रोफाइलिंग करा रहे हो अपने बच्चे की सारे के सारा। जब वो 6 साल का, 7, 8, 12 साल का होगा तो इंटरनेट पे उसका पूरा डिटेल होगी कि वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, हर चीज़। और इसका ये मतलब ये कितना बड़ा खतरा है। आपको पता है कि एक केस हुआ और आपने वीडियो देखा भी होगा, बच्ची थी
छोटी 4-5 7-8 साल के बच्चों की। और अभी ऐसे AI प्लेटफॉर्म आ गए जिससे आप उसको किसी भी एज ग्रुप में दिखा सकते हो। हाँ सर, जैसे बिल्कुल। मैं आपको बूढ़ा दिखा सकता हूँ, बचपन में भी दिखा सकता हूँ। तो उसको थोड़ा टीनेज टाइप पे दिखा के उसके कुछ ऑब्सीन वीडियो बना के डाल दिए छोटी बच्ची की। छोटे बच्चे। और उस समय शायद उसने इतना नोटिस नहीं किया, पर जब उसने इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम शायद ज़्यादा वो हो गया, देखना शुरू किया, एंड उसको बताया गया था कि इसका बचपन का फ़ोटो भी जाता था और इसका बड़े का फ़ोटो भी जाता था। अरे अब लोगों को लगता है कि ये बड़ी ही होगी, पर वो बड़ी नहीं है इस समय बच्ची है। बिल्कुल। तो लोग ये माने चल रहे कि इसने खुद ही बचपन से अपने आप को कंपेयर किया, एंड शी गॉट इनटू डिप्रेशन। यार मैं ऐसी दिखूंगी, फिर ऐसा करूंगी। मतलब जो चीज़ उसने अपने हिसाब से करनी है वो कोई कैसे करके दिखा रहा है उसको। बिल्कुल। भाई मैं आपका फ्रीडम छीन रहा हूँ। मैं आपको अयाज को कल दिखा दूं कि आप कुछ ऐसा शो कर रहे हो जो आपका नेचर नहीं है, एंड देन यू फील अननेसेसरली डिप्रेस्ड और बर्डन ले रहे हो उसका। और स्पेशली जब आप बहुत छोटे बच्चे हो, तो आप छोटे बच्चों की जैसी तस्वीरें डालोगे तो ये चीज़ें होंगी। लोग फ़न के लिए करेंगे, मजाक के लिए करेंगे, पर वो उस बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं 2018 में कुछ एक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए यूके गया। कुछ IPS ऑफिसर्स थे, कुछ और थे लोग। तो हम लोग एक म्यूज़ियम घूम रहे थे और अचानक एक जगह खड़े होकर हमने फ़ोटो खींची। तो हम लोग ध्यान नहीं देते कि आसपास कोई बच्चा है क्या। और उसके बाद हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, तो इतने में 4-5 ऑफिसर्स दौड़ते हुए आए और रोक लिया मैं कि आप फ़ोन दीजिए। क्यों? आपने बच्चे की फ़ोटो खींची। तो हमने तो नहीं खींची। बोले फ़ोन दिखाइए। फ़ोन लिया उसने एक एक फ़ोटो देखी। तो एक फ़ोटो में हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो साइड में एक बच्चा था। उसे सारी फ़ोटो डिलीट कराई, एंड आई लाइक दैट। मैंने कहा लोग CCTV से बैठ के देख रहे हैं कि कोई भी बंदा किसी बच्चे की फ़ोटो ना खींच ले। और ये बात कर रहा हूँ मैं 2018 की, मतलब आज से 6 साल पहले। इतना तो आज भी क्यों हुआ पता है कि सर, कहाँ की बात है? यूके। अच्छा, यूके की बात। हाँ, और यूके में तो सबसे ज़्यादा साइबर ग्रूमिंग अभी हो रही है। वहाँ पर बच्चे गायब हो रहे हैं, उनके ऑब्सीन वीडियोज़ ये तो बनते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो हर जगह चल रही है। लेकिन उन्होंने मेजर्स लेने शुरू किए, रेस्ट्रिक्शंस शुरू किए कि कोई बच्चे की फ़ोटो नहीं डाल सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म पे भी ये रोक दिया। पर हमारे यहाँ अभी वैसे कानून भी नहीं है, मेजर भी नहीं है, और लोग उसके प्रति अवेयर भी नहीं है। वो तो अपने खुद ही डाल रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको आगे जाके परेशानी होगी। AI एक इतने बड़े मेनस के रूप में उनके सामने आ जाएगा कि वो कहेंगे यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरा असली बच्चा ये है कि ये। बिल्कुल। इतने कंटेंट आ जाएंगे उसमें। और यदि कोई आपके पीछे पड़ गया, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बड़ी प्रोमिनेंट फैमिलीज़ हैं, महाराजाज जो है, मैं हिंट दे रहा हूँ, उनके बच्चों के ऐसे वीडियोज़ आते हैं और मुझे पर रिक्वेस्ट आती है कि अभी जी हटवा लीजिए। उनको टारगेट किया जाता है। कुछ लोग हैं जो अब फन के लिए कर रहे हैं या मिस्चीवियस हैं, जो भी है, बट इट हर्ट्स, क्योंकि बच्चे पर क्या असर पड़ेगा यदि उसको कोई दिखाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें, इनके लिए बहुत कठोर कानून होना चाहिए। इसको तो लाइटली लेने नहीं चाहिए। इसलिए तो ऐसा कुछ होना चाहिए 307 वाला मामला कि आपने सिर्फ उसको चरित्र नहीं मारा, उसको पूरा जान से मारने की कोशिश किया, बिकॉज उसका इम्पैक्ट उतना हो सकता है। सर, डेटा कलेक्शन की बात में एक चीज़ और मेरे जहन में आई, वो ये कि हम लोग ना जैसे कि वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते हैं और वो उससे हम बात करते हैं और सारा का सारा हमारा जो डेटा उसके पास ले, फिर हम एलेक्सा और फिर आपके ये गूगल होम वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। मतलब नाम तो हम कंपनी का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी हमारा सारा डेटा उनके पास जा रहा है, ये सब हमें सुन रहे होते हैं 24 घंटे। आप गूगल कीजिएगा कितने मर्डर केसेस एलेक्सा से सॉल्व हुए। सर, एलेक्सा से मर्डर केसेस आप गूगल करो, आपको कम से कम 10-12 केसेस तो पहले 4-5 लिंक में मतलब ऐसे मिल जाएंगे डिटेल। एक फ्लोरिडा का मर्डर केस था, एक और लेडी का था, एक अलग जगह का, जिसमें बॉडी मिली, कोई सस्पेक्ट नहीं था, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। एलेक्सा था घर में, तो उन्होंने एलेक्सा से, अमेज़ॉन से पूछा कि भाई कोई रिकॉर्डिंग हो उस समय की तो बता दो। उन्होंने कहा हम तो नहीं दे सकते सर, क्योंकि हम तो करते नहीं रिकॉर्ड, हम तो सिर्फ तभी करते हैं जब आप एलेक्सा कमांड बोलते हो। तो इन्होंने उनके सारे पेटेंट डॉक्यूमेंट एनालिसिस करने शुरू किया FBI ने। तो उस पेटेंट डॉक्यूमेंट में उनको मिल गया कि ये तो हर 10 सेकंड की आवाज़ बफर करके रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और महीने भर तक रखते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने कैलिफोर्निया कोर्ट में सबमिट किया। फिर उसने नोटिस भेजा अमेज़ॉन को, एंड अमेज़ॉन शेयर्ड दोज रिकॉर्डिंग्स, एंड उस रिकॉर्डिंग को सुन के वो केस सॉल्व हुआ। उन्होंने की थी आवाज़ें जो उस समय लोग थे। और आप एलेक्सा से पूछिए हु एम आई, तो बता देगा आप कौन है। बिल्कुल सर, बता आपके 3 शब्द सुनकर वो आपको पहचान लेता है कि आप कौन हो। ऐसा कौन सा डेटाबेस है वर्ल्ड वाइड जो किसी व्यक्ति के 3 शब्द सुन के उसको तुरंत पहचान ले? बिल्कुल, आवाज़ पहचान लेता है, सब कुछ पता है।
इंडिया की फोरेंसिक लैब्स में 6-6 महीने में केसेस पड़े हुए हैं जिसमें आधा घंटे की रिकॉर्डिंग है नेताओं की, और आज तक नहीं डिसाइड कर पाए कि वही व्यक्ति बोल रहा है कोई दूसरा बिल्कुल बोल सर, ये चलते रहता है बिल्कुल। इट टेक्स एफर्ट। अलेक्सा 30 शब्द सुन के पहचान रहा है, कभी गलती नहीं कर रहा है। तो इतना पावरफुल डेटा है पहली बात, तो फाइलिंग है और फिटबिट से केसेस सॉल्व हुए। जो भी डिवाइस डेटा ले रही है वो क्राइम सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो अगले एपिसोड में मैं केसेस बताऊंगा जो फिटबिट से सॉल्व हुए, एलेक्सा से सॉल्व हुए, स्मार्ट वॉचेस और जो स्मार्ट शूज़ हैं या जितने भी गैजेट्स आ रहे हैं हमारे IoT गैजेट्स, उनसे कैसे से सॉल्व। ठीक है सर, इस पे रखेंगे। और दूसरा ये जो आपने ऐप बताया कि हर ऐप जो है वो कैसे किस तरीके से हमें मतलब जो है चेंज कर रहा है हमारी चीज़ों को, बच्चों के साथ भी और इवन बड़ों का भी जो माइंड है उसको कैसे कर रहा है। आज सर इतना ही रखते हैं एपिसोड को, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आज का भी, एंड जो कमेंट्स आएंगे वो भी लेंगे हम। और हम कमेंट्स तो रह ही गए, हम मतलब बात इतनी लंबी होगी, जो मेन कमेंट्स हमें लेने थे और भी वो रहेंगे, लेकिन होपफुली नेक्स्ट टाइम लेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। होपफुली आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी पहुँचाएँ। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि सबको पता नहीं है, और जितने ज़्यादा लोग सुरक्षित होंगे उतना हमारा ध्येय पूरा होगा। सर एक चीज़ बस करूँगा मैं, आपके नंबर के लिए लोग बड़े मतलब उनको बता दिया हमने एपिसोड में कि देखिए ट्विटर पे आप कनेक्ट कर लें, ट्विटर हैंडल भी डाल मैं दिया। बताता हूँ, साइबर दुबे मेरा हैंडल है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और मैं मैसेजेस के रिस्पांस देता हूँ, तो आप उस पर मैसेज करेंगे मैं दे दूंगा। कोई क्रिटिकल केस होगा तो मैं नंबर भी दे दूंगा, पर नंबर ऐसे पब्लिक के लिए कोई भी नहीं देगा पर मैं सुबह से शाम तक मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो अच्छा ये है कि आप पहले हमें एक ईमेल कर दें या मैसेज कर दें। ईमेल भी सबको पता है मेरा, cyberdube01@gmail.com, आप ईमेल कर दीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है सर, थैंक्स फॉर दिस। थैंक यू एज भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन।